यार कंसंट्रेशन क्या है? कंसंट्रेशन वो है जो तुम्हारी लगती नहीं है। कंसंट्रेशन वो है जो मैम हम बैठते तो हैं कि पढ़ाई करेंगे, फिर दीवार आ जाती है सामने, और फिर दीवार आ जाती है मैम तो फिर पंखा भी आता है, फिर मैम एक गाना आ जाता है दिमाग में और फिर हम वो गाना ही गाने लगते हैं, फिर मैम बीच में से इंस्टाग्राम खोल देते हैं और फिर मैम रील देखने लग जाते हैं। तो वो क्यों करते हो? क्योंकि कंसंट्रेशन तो है नहीं, है ना। तो एक बच्चा जो अगर अच्छा कुछ लाइफ में करना चाहता है तो उसके पास होना क्या चाहिए? कंसंट्रेशन, फोकस। लेकिन यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो कुछ अलग है। कंसंट्रेशन यहाँ पर क्या है? चाय याद रखना जिंदगी में, ठीक है, और शिकंजी याद रखना, दोनों से समझ में आ जाएगा। एक ही बात बोल रहा है, डाइल्यूट सोल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, सल्यूट कम, सल्यूट ज्यादा, सॉल्वेंट ज्यादा, सॉल्वेंट कम, तीनों में से कुछ भी बोले बात एक ही है। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू सीडी बाय अड्डा 247। मैं हूं आयुषी मैम और यहाँ पर हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन की, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज की, क्योंकि अब से कुछ टाइम तक अब आप लोगों के लिए देखो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम क्लास 12 के बच्चे हैं तो हमारे पास बोर्ड से एक टारगेट है, और अगर हम सीयूटी केवल तैयारी कर रहे हैं तो सीयूटी तो है ही एक गोल। लेकिन हाँ, अगर हम 12th के बच्चे हैं तो हमें 12th का बोर्ड भी अच्छा करना और हमें सीयूटी भी अच्छा करना है, तो क्यों ना हम दोनों चीजों को एक साथ कर लें, राइट। सो इसी का हम लोग सोल्यूशन यहाँ पे लेकर आ चुके हैं। ऑलरेडी आप लोगों का अगर मैं बोलूँ तो हम लोग की जो लाइव सेशंस चल रहे हैं जिसमें हम लोग पार्ट बाय पार्ट आपके जो सब्जेक्ट है उसको कवर कर रहे हैं, लेकिन ये एक स्पेशल है जिसमें यहाँ पर हम लोग वन शॉट में पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे। कुछ मेरे को आपके मिनट या कुछ मैं बोलूंगी 1 घंटे के आसपास, 1-1.25 घंटे के आसपास का टाइम चाहिए होगा, जिसमें आप लोग अगर पूरे फ्लो में पूरे फोकस के साथ मेरी बात सुनेंगे तो ये चैप्टर आपके दिमाग में एकदम कार्बन कॉपी की तरह सेट हो जाएगा। सो डेडिकेशन के साथ, फोकस के साथ, क्योंकि अगले 1-1.5 घंटा मुझे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। आप लोगों को हर चीज को अलग करना है, कोने में आके बैठ जाना है और पूरी चीज को सुनना है, नोट्स बनाने हैं, एंड देन वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस सेशन। इस वीडियो के एंड में ये चैप्टर आपके दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए, और वो होगा अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे। शुरुआत करते हैं सोल्यूशन चैप्टर की, फिजिकल केमिस्ट्री का। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड सिलेबस, एंड सेकंड चैप्टर है अकॉर्डिंग टू योर सीयूईटी सिलेबस। तो दोनों ही हिसाब से अगर मैं बोलूं तो फिजिकल केमिस्ट्री में काफी ज्यादा वेटेज रही है पिछले 2 सालों में इस चैप्टर की। अगर मैं बात करूं न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और अगर मैं बात करूं कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दोनों से ही ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं सोल्यूशन की, तो आपके दिमाग में क्या चीज निकल के आती है? व्हाट आर सोल्यूशंस बच्चों? सोल्यूशंस क्या है? अगर मैं सोल्यूशन की बात करूं तो सोल्यूशन क्या है? एवरीवन क्विकली इन द चैट सेक्शन बताइए सोल्यूशन क्या है। अगर मैं सोल्यूशन का इंट्रोडक्शन लूं, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लूं कि सोल्यूशन क्या है, तो क्या मैं ये बोल सकती हूं कि हमारी जिंदगी में, अब देखो अब केमिस्ट्री आपकी जिंदगी से लिंक्ड जो सब्जेक्ट है वो तो है ही। आपकी लाइफ में आप बहुत सारी चीजों को गो थ्रू करते हो, लेकिन कभी हम ना गौर नहीं फरमाते कि यार ये क्या ही है। लेकिन एज अ साइंस स्टूडेंट आपका बनता है कि आप चीजों को समझे, कनेक्ट करें कंसेप्ट के साथ जो आप पढ़ते हैं। तो आपकी लाइफ में आप बहुत सारी चीजें देखते हो। लिक्विड, क्योंकि सोल्यूशन है, मैं लिक्विड स्टेट से बात करूं, सॉलिड स्टेट आपका हालांकि सीयूटी में डिलीटेड, सीयूटी में है, बोर्ड्स में डिलीट हो चुका है तो उसको हम लास्ट में पढ़ेंगे। लेकिन मैटर के 3 फेसेस होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और इस चैप्टर में हम सेकंड फेज को डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज लिक्विड सॉल्यूशंस, लिक्विड सिस्टम्स की बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपने देखा यार पानी में कुछ मिला दो, ठीक है, या फिर अगर आप देख रहे हो कि यार पानी में कुछ कुछ बुलबुले टाइप्स निकल रहे हैं, है ना, या फिर हवा, तो इन तीनों चीजों में क्या एक कुछ कॉमन चीज है जो आप लोग देख सकते हो, जो आप बोल सकते हो कि मैम क्या है? क्या कोई मुझे चैट सेक्शन में बता सकता है? अगर मैं पूछूं आपसे एक और एग्जांपल, या टूथपेस्ट, मैम ये भी देखा है मैम, मैम बाय चांस मैं डॉक्टर के जाता हूं, मुझे इंजेक्शन लगता है तो वो भी कुछ मेडिसिन तो डालते हैं मेरे अंदर, ठीक है, या फिर मैं, अरे मैम ये तो सॉलिड आ गया, अब सॉलिड को भी क्या आप सोल्यूशन बोलोगे? अभी तो आपने लिक्विड की बात करी थी। तो यार मैम ये सारी चीजों में क्या चीज कॉमन है यार? मैम कुछ तो समझ नहीं आ रहा है। वैसे तो मुझे पता है तुमको समझ में आ रहा है, लेकिन एक बार जल्दी से लिंक कर देते हैं कि यार क्या चीज है जो कॉमन है। सारे सब्सटेंसेस मिक्सचर्स हैं जिसमें 2 या 2 से ज्यादा प्योर चीजें मिक्स करी गई है। तो इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया प्योर। अगर मैं 2 या 2 से ज्यादा प्योर चीजों को मिक्स करती हूं तो उससे जो मुझे मिलता है उसको बोलते हैं सोल्यूशन। क्या बोलते हैं? सोल्यूशन। तो अगर मैं सोल्यूशन की बात करूं तो ये शुगर सोल्यूशन, भाई पानी में चीनी डाल दिया, पानी प्योर है, चीनी प्योर है, दोनों को मिला दिया, शुगर सोल्यूशन बन गया। चलिए सोल्यूशन है मैम। अच्छा, ये ब्रास की अगर मैं बात करूं, मेटल को मिला के बनता है एलॉय, तो क्या ब्रास भी एक सोल्यूशन है? क्या ये सवाल है? आप लोग बताएंगे क्या है। हवा की बात अगर मैं करूं तो क्या हवा भी मैम एक सोल्यूशन है? अब हवा में तो मैम कोई लिक्विड चीज नहीं है, बट इसमें हो सकता है मैम ऑक्सीजन गैस हो, नाइट्रोजन गैस हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो। बट क्या आपको ये समझ में आ रहा है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, आप अलग अलग मेटल्स के जो है अलॉयज बनाते हो, कॉपर ले लिया, एल्यूमिनियम ले लिया, गोल्ड ले लिया, सिल्वर ले लिया, बट इवेंचुअली ये सब प्योर है।
और प्योर कोई तुम मिक्स करके एक चीज बना रहे हो, तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ ये तीनों के तीनों सोल्यूशंस है? तो जवाब होगा यस मैम, ये तीनों के तीनों ही सोल्यूशंस है। फर्क क्या आ रहा है वो देखेंगे, लेकिन एक चीज जो यहाँ पे आपकी डेफिनेशन में निकल के आती है, सोल्यूशन की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है? वो ये कहती है एक सोल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर है दो या दो से ज्यादा कंपाउंड का। अभी तक मैम ने एक बात बताई थी कि सोल्यूशन दो या दो से ज्यादा प्योर चीजों को मिला के बनता है, पर आपने एक वर्ड अब यहां पे डाल दिया होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या है? कौन मुझे बताएगा चार्ट सेक्शन में होमोजीनियस क्या है? अब यहाँ पे जो दो चीजें मिक्स कर रहे हो इसकी मैंने बाउंडेशन हटा दी है, सॉलिड लिक्विड गैस। भाई तुम कुछ भी मिक्स करो पर दोनों चीजें प्योर होनी चाहिए और मिक्सचर होमोजीनियस होना चाहिए। होमोजीनियस का मतलब क्या है? सवाल बनेगा अगला, व्हाट आर होमोजीनियस मिक्सचर्स? होमोजीनियस क्या है? होमोजीनियस वो कोई भी एक मिक्सचर है जिसकी जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द मिक्सचर। चीनी का पानी, ठीक है, तुमने उसका पहला सिप लिया मीठा है मैम, तुमने उसका सेकंड सिप लिया मैम मीठा है, तुमने आधा ग्लास खत्म कर दिया मैम सेम मीठा है, ऐसा नहीं कहीं पे ज्यादा मीठा है कहीं पे कम मीठा है, तुमने आखिरी बूंद उस ग्लास की पी वो भी उतना ही मीठा रहेगा। यानी कि थ्रू आउट द सोल्यूशन उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसका जो टेस्ट है वो सेम है। मतलब ऊपर से देखो, नीचे से देखो, दाएं से देखो, बाएं से देखो, हर जगह से जो चीज सेम है वो मिक्सचर क्या कहलाएगा? होमोजीनियस सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा? होमोजीनियस सॉल्यूशन, राइट। सो वही एग्जांपल भी अगर मैंने बोला कि अगर मैंने एक ग्लास में चीनी को मिक्स कर दिया तो हर जगह से अगर मैं उसका टेस्ट चेक करूंगी, हर ड्रॉप का मैं टेस्ट चेक करूंगी तो सब जगह से वो सेम रहेगा। अब आप बोलो मैम अगर मैंने इसको ऐसा पिया तो बेटा अभी तो ये सोल्यूशन नहीं बना है। सोल्यूशन ये तब बनेगा जब ये मिक्स हो जाएगा, ठीक है। मिक्स करना है ना, मतलब कि दो चीजों को मिलाने को ही तो सोल्यूशन बोलोगे, अदरवाइज तो ये प्योर सब्सटेंसेस हो गए ना अलग अलग, समझ गए। जब प्रॉपर मिक्स कर दोगे उसके बाद जो बनता है वो आपका क्या होता है? सोल्यूशन कहलाता है, ठीक है। अच्छा, अब दो चीजों से बन रहा है, ठीक है। हालांकि मैंने बोल दिया कि मैम नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ आप मतलब बना सकते हो, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट ले सकते हो, लेकिन प्राइमरीली सोल्यूशन के दो हिस्से होते हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट। ये आप लोग क्लास 9th 10th से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई सोल्यूशन दो चीजों से मिला के बनता है। पहली चीज क्या है? पहला है आपका सोल्यूट और दूसरा है आपका क्या? सॉल्वेंट, ठीक है। सोल्यूट क्या है मैम? सोल्यूट वो चीज है जो कम अमाउंट में प्रेजेंट है और सॉल्वेंट वो चीज है जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। ये एक बेसिक सी ऊपर से डेफिनेशन आपको मिल जाती है, क्योंकि अगर मैं उसको और डेप्थ में जाऊंगी, अगर मैं उसको और कॉम्प्लिकेट करूंगी तो चीजें मेरे लिए मुश्किल होती चली जाएंगी। तो एक ऐसा कंसेप्ट समझेंगे जो दिमाग में एकदम क्लियर रहे, जिसको ना कोई कंफ्यूजन हो, ना कि मेरे को ऐसा कोई डाउट आए उसके ऊपर। तो दो चीजों को मैं मिला रही हूं, जो कम अमाउंट में है वो सोल्यूट है, जो ज्यादा अमाउंट में है वो सॉल्वेंट है। सिंपल बात। चलो तो एग्जाम्पल अगर मैं दूं आपको, सवाल आप लोगों से मैं पूछूं कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सोल्यूशन जिसमें मेरे पास 5 ग्राम नमक है 1000 ml पानी में, तो बताओ सोल्यूट क्या होगा? बताओ, 5 ग्राम नमक है 1000 ml पानी में, कम क्या है? नमक है, तो मैम सोल्यूट क्या होगा? नमक होगा। क्लियर बात है, होगा या नहीं होगा? नमक होगा। ज्यादा क्या है? पानी है, तो पानी क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। सिंपल फंडा है, कोई कंफ्यूजन नहीं। एक और एग्जांपल लो, एक और एग्जांपल जल्दी से। अगर मैंने 5 ml इथेनॉल को 500 ml पानी में डाला तो सोल्यूट क्या होगा भाई? यहाँ पे कम क्या है भाई? क्या है? कम। इथेनॉल है तो इथेनॉल क्या होगा आपका? सोल्यूट होगा। और लिक्विड में आपका जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है वो क्या है? पानी है, तो पानी क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। सो एक बात तो क्लियर आ गई है आप लोग को समझ कि दोनों ही केसेस में, ठीक है, दोनों ही केसेस में जो सॉल्वेंट है वो क्या है? वाटर है। और अगर एक कोई सोल्यूशन आपके पास है जिसमें वाटर एज अ सॉल्वेंट है तो उस सोल्यूशन को आप एक्वस सोल्यूशन भी बोल सकते हो। आप लोगों ने कई बार रिएक्शंस करे हैं, ठीक है। हालांकि अभी हो सकता है कि कुछ बच्चों ने पढ़ा है, कुछ ने नहीं पढ़ा है, बट आपने कई बार देखा होगा NaCl के आगे एक्वस लिखा है, KOH के आगे एक्वस लिखा है। इसका मतलब क्या है कि KOH को पानी में डिसॉल्व किया है। क्या मतलब है? कि KOH को पानी में डिसॉल्व किया गया है। क्या हम लोग क्लियर हैं? तो अगर पानी एज अ सॉल्वेंट है तो सोल्यूशन को क्या कहा जा सकता है? एक्वस सोल्यूशन कहा जा सकता है। चलिए सोल्यूशंस को कर लेते हैं क्लासिफाई, है ना। सोल्यूशन अब कई टाइप के हो सकते हैं, तो सोल्यूशन को अगर मैं क्लासिफाई करूं तो सबसे पहला एक बहुत, अगर मैं प्राइम क्लासिफिकेशन ले जाऊं वो होगा नंबर ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट के हिसाब से। अगर मेरे पास एक सोल्यूट एक सॉल्वेंट है तो बाइनरी सोल्यूशन। अगर ऐसे मेरे पास 3 कंपोनेंट है तो ट्राइनरी आपका सोल्यूशन। लेकिन आपके जो सिलेबस में आएगा वो केवल बाइनरी आएगा। मतलब कि अगर मैं क्लास 12th और CBT की बात करूं तो हम केवल बाइनरी सोल्यूशंस को पढ़ते हैं, जहां पे मेरा एक सोल्यूट है और एक सॉल्वेंट है, ठीक है। अब
दो चीजें तो हो गई मैम, सल्यूट है और सॉल्वेंट है। अब अलग अलग किस्म के बनेंगे अगर तुमने इनकी स्टेट बदल दी। सल्यूट भी सॉलिड लिक्विड गैस हो सकता है, सॉल्वेंट भी सॉलिड लिक्विड गैस हो सकता है। तो तीनों को दोनों को जब मैं मिलाऊंगी तो अलग अलग केसेस में कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो एक एक को फिक्स करके हम एग्जांपल लेके समझते हैं कि क्या क्या केसेस बन सकते हैं। ठीक है, तो सल्यूट है आपके पास, सॉल्वेंट है, उसका सोल्यूशन क्या बनेगा और उसका एग्जाम्पल क्या है उससे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यार एक फिक्स कर लेती हूँ कि अगर मेरा सल्यूट गैस है, ठीक है, सल्यूट अगर मेरा गैस है तो सॉल्वेंट भी अगर मैंने गैस लिया, मतलब मैंने गैस का सोल्यूशन बनाया, एग्जाम्पल क्या होगा, चार्ट सेक्शन में आना चाहिए, क्या होगा, गैस इन गैस का एग्जाम्पल हवा है मैम, क्या है, हवा है, हवा में CO2 है, O2 है, आपका क्या है, मतलब 1000 गैस है, मीथेन है, इतनी सारी गैसेस हैं, बट मेजॉरिटी आपकी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी। बट दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सोल्यूशन, सोल्यूशन ही है पर गैस इन गैस का, ठीक है, दो गैसेस को मिक्स करके जो बना वो है। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं अगला, अगर मैंने गैस के साथ अब यहाँ पे लिक्विड डाला, मतलब गैस को लिक्विड में डाला, अभी मैंने गैस को गैस में डाला था, अब मैंने गैस को लिक्विड में डाला, अगर मैंने गैस को लिक्विड में डाला तो क्या बनेगा यार, आप लोगों ने कभी देखा है कि, दो एग्जांपल डाल सकती हूँ इसमें, पानी को उबाला है तो उसमें बुलबुले आते हैं, किसके होते हैं, ऑक्सीजन गैस के होते हैं। आपने कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक पी है, कोल्ड ड्रिंक में क्या होती है, फिज होती है, फिज किससे होती है, CO2 गैस से होती है, तो लिक्विड में गैस है, राइट, लिक्विड में गैस है, तो एग्जांपल कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आर एन एग्जांपल ऑफ गैस इन लिक्विड टाइप ऑफ सोल्यूशन। क्लियर है, आई थिंक क्लियर होगा। आओ आगे बढ़ते हैं। अगर गैस को सॉलिड, मैम गैस को सॉलिड में भी डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं, थोड़ा सा इसके लिए आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाना पड़ेगा। अगर हमने पढ़ी है अभी, अब यहाँ पर हमने वन शॉट्स में नहीं पढ़ी है, बट इवेंचुअली आपने स्कूल में पढ़ी होगी या मेरे साथ बैचेस में पढ़ रहे हो तो पढ़ी होगी, तो हम वहां पे कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं, क्या, हाइड्रोजन गैस ऑन प्लैटिनम, हाइड्रोजन गैस ऑन पैलेडियम, हाइड्रोजन गैस ऑन निकल, तो हाइड्रोजन गैस ऑन अ सॉलिड, क्या है, हाइड्रोजन गैस ऑन अ सॉलिड, एग्जांपल क्या हुआ, गैस इन सॉलिड का, राइट। एब्जॉर्प्शन होता है वहां पे, अगेन ये सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हम लोग, CUT में आएगा, बोर्ड्स में नहीं आएगा बट पढ़ेंगे हम लोग। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को निकल पे डाल दो, हाइड्रोजन को प्लैटिनम पे डाल दो, हाइड्रोजन को पैलेडियम पे डाल दो, इज एन एग्जांपल ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैस इन सॉलिड। तो सल्यूट के तीन केसेस आपने समझ लिए, गैस इन गैस का क्या होगा, गैस इन लिक्विड का क्या होगा, गैस इन सॉलिड का क्या होगा। आइए सल्यूट को बदलते हैं और सल्यूट को अब लिक्विड फिक्स करते हैं। तो सबसे पहले लिक्विड इन गैस, पहला केस, लिक्विड को गैस में अगर मैंने डाला तो इवेपोरेशन, ठीक है, इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड्स, अगर लिक्विड को आप किसी को भी इवेपोरेट करोगे तो कहीं ना कहीं वो आपकी गैस रिलीज करेंगे, तो देन इट इज एन एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन गैस, मतलब कि गैस के अंदर लिक्विड है, मतलब मॉइस्चर, फॉग, फॉग को आप बोल सकते हो, ठीक है, जहां पे लिक्विड कम है गैस ज्यादा है, ठीक है, दैट इज अ लिक्विड इन गैस का मिक्सचर। ठीक है, आइए इसके बाद लिक्विड इन लिक्विड तो यार बहुत कॉमन है, लिक्विड इन लिक्विड आपने सुना होगा भाई, क्या होता है, अगर मैं बात करूं किसकी, इथाइल एल्कोहल, एल्कोहल में हम डालते हैं पानी और दो लिक्विड्स को मिक्स कर रहे हैं तो क्या बन रहा है हमारा, एक लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन। इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या, लिक्विड वाले सॉल्यूशंस ही पढ़ेंगे, जैसे लिक्विड इन गैस था, लिक्विड इन लिक्विड है, और अगला आएगा क्या, लिक्विड इन सॉलिड। लिक्विड को अगर मैं एक सॉलिड पे डाल दूं तो क्या होगा, यहाँ पे लिक्विड को सॉलिड पे, सबसे सिंपल है यार ये तो सोचना, चीनी और पानी, नमक और पानी, यूरिया और पानी, ग्लूकोज और पानी, कोई भी सॉलिड को लिक्विड में मिला दो। अब मरकरी इन लिक्विड इन सॉलिड, थोड़ा सा यहाँ पे अगर मैं बोलूं ये वाला उल्टा है, हमने सॉलिड इन लिक्विड पढ़ा था, वो लिक्विड इन सॉलिड, ठीक है, लिक्विड इन सॉलिड का ये जो है ये उल्टा एग्जाम्पल मैंने बोला आपको, बट लिक्विड इन सॉलिड क्या होगा, एक सॉलिड आपका सॉल्वेंट होगा, मतलब सॉलिड आपका ज्यादा अमाउंट में होगा, तो सॉलिड क्या होता है, मरकरी, जैसे कि मरकरी क्या होता है, एक लौता मेटल है जो कि आपका सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, राइट। तो मरकरी को अगर मैंने सिल्वर में डाला, ठीक है, मरकरी अगेन आपका लिक्विड है, सिल्वर अगेन आपका सॉलिड है, तो लिक्विड को सॉलिड पे डाला, इसको क्या बोलते हैं, सिल्वर एमेलगम भी बोलते हैं। तो हालांकि एक्सेप्शन है क्योंकि मरकरी तो मेटल होता है बट वो लिक्विड होता है, तो लिक्विड को तुमने सॉलिड पे डाल दिया तो तुम्हारा एग्जांपल बन गया लिक्विड इन सॉलिड का, दैट इज योर जिंक सिल्वर एमेलगम मिक्सचर। आइए अब यहां से शुरू होता है हमारा अगला सफर। अब मैंने सल्यूट को रखा सॉलिड, सॉल्वेंट को रखा गैस, मतलब गैस के अंदर तुमने सॉलिड डाला, ठीक है, तो गैस के अंदर तुमने सॉलिड डाला, तो एग्जांपल आयोडीन को आपने नाइट्रोजन गैस में डाला, या फिर मैं बोल सकती हूँ कैम्फर का इवेपोरेशन करना, अगेन वो एक एग्जांपल किसका हो जाएगा, सॉलिड इन गैस का।
सॉलिड को अगर मैंने लिक्विड में डाला तो सॉलिड को अगर मैंने लिक्विड में डाला तो ये वाला वो वाला एग्जांपल था जो मैंने अभी आपको बोला। चीनी को आपने पानी में डाला, नमक को आपने पानी में डाला, यूरिया को आपने पानी में डाला, ग्लूकोज को आपने पानी में डाला, किसी भी सॉलिड को लिक्विड में डाला तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ योर सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन। और लास्ट है, दो सॉलिड्स को मिक्स करोगे तो बनेगा अलॉय। तो किसी भी मेटल का अलॉय जो होगा वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन। तो अब देखो आपने 3 केसेस पढ़े, ठीक है, 3 केसेस आपने पढ़े। एक सेकेंड, सल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है। अगर मेरे पास गैस गैस गैस, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, सॉलिड सॉलिड सॉलिड, गैस के साथ गैस मिला दो, गैस के साथ लिक्विड मिला दो, इसके साथ सॉलिड मिला दो, लिक्विड के साथ गैस मिला दो, लिक्विड के साथ लिक्विड मिला दो, और लिक्विड के साथ सॉलिड मिला दो। ओहो, एक सेकेंड रुको, लिक्विड के साथ आप लोग सॉलिड मिला दो। सिमिलरली सॉलिड में गैस मिला दो, सॉलिड में लिक्विड मिला दो, और सॉलिड में सॉलिड मिला दो। तो ये आपके टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं? 3 कॉम्बिनेशन जिसमें सॉल्वेंट गैस है, 3 कॉम्बिनेशन जिसमें सॉल्वेंट लिक्विड है, और 3 कॉम्बिनेशन जिसमें सॉल्वेंट सॉलिड है। तो टोटल आपके 9 टाइप के मिक्सचर्स बन सकते हैं अगर मैं सारी चीजों को माइंड करके चलूं तो। लेकिन इस चैप्टर में आप केवल ये वाले मिक्सचर्स पढ़ते हैं, ये वाले मिक्सचर्स पढ़ते हैं जिसमें आपका जो सॉल्वेंट है वो क्या है, लिक्विड है। क्या है? सॉल्वेंट है वो आपका क्या है, लिक्विड है। तो इस चैप्टर में हम केवल ये 3 टाइप के सॉल्यूशंस को डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, लिक्विड्स। तो हम केवल इन्हीं 3 टाइप के मिक्सचर्स को पढ़ेंगे। एक ओवरव्यू दे देती हूं मैं आपको, क्योंकि ये चैप्टर अगर मैं बेसिक आपकी जो डेफिनेशन है उनके अलावा हटा दूं, जहां से क्वेश्चन निकल के आएगा वो इन 3 मिक्सचर से ही आएगा, ठीक है। अगर मेरे पास एक गैस इन लिक्विड का मिक्सचर है तो हमारा कंसेप्ट लगेगा हेनरी लॉ का, उसको पढ़ेंगे हम लोग। अगर मेरे पास एक लिक्विड इन लिक्विड का मिक्सचर है तो यहाँ पे कंसेप्ट लगेगा रॉल्ट लॉ का, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। ये आपके क्वेश्चन आइडेंटिफिकेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और अगर आपका सॉलिड इन लिक्विड का क्वेश्चन है तो कंसेप्ट लगेगा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज का, जिसको हम अभी आगे पढ़ेंगे। और इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज ही रहेगी। मतलब कि अगर मैं बोलूं तो 95% चांसेस है कि इस चैप्टर से अगर आपका क्वेश्चन आएगा तो इसी सेक्शन से आ रहा होगा। लेकिन इसको अच्छे से करने के लिए मेरे को बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है, इसलिए हम पढ़ेंगे सब कुछ। लेकिन मैंने आपको अगेन बता दिया, अगर मैं सीवीटी की बात करूं तो पर्टिकुलरली सबसे ज्यादा इसी से आता है। और अगर मैं बोर्ड्स की भी बात करूं तो बोर्ड्स में भी सबसे ज्यादा यहीं से आपका जो क्वेश्चन है वो निकल कर आते हैं, ठीक है। तो और मेजॉरिटी अगर मैं बोलूं तो ऑब्वियसली वो न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स हमें इस चैप्टर से देखने होंगे, उसके लिए हमारे को फॉर्मूलाज क्लियर होने चलेंगे, और कुछ आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आएंगे, तो उसके लिए कंसेप्ट भी क्लियर होना जरूरी रहेगा। तो दोनों ही चीजों को करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहली चीज से, और वो है कंसंट्रेशन, ठीक है। यार कंसंट्रेशन क्या है? कंसंट्रेशन वो है जो तुम्हारी लगती नहीं है। कंसंट्रेशन वो है जो मैम हम बैठते तो हैं कि पढ़ाई करेंगे, फिर दीवार आ जाती है सामने, और फिर दीवार आ जाती है मैम तो फिर पंखा भी आता है, फिर मैम एक गाना आ जाता है दिमाग में, और फिर हम वो गाना ही गाने लगते हैं, फिर मैम बीच में से इंस्टाग्राम खोल देते हैं और फिर मैम रील देखने लग जाते हैं। तो वो क्यों करते हो? क्योंकि कंसंट्रेशन तो है नहीं, है ना। तो एक बच्चा जो अगर अच्छा कुछ लाइफ में करना चाहता है तो उसके पास होना क्या चाहिए? कंसंट्रेशन, फोकस। लेकिन यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो कुछ अलग है। कंसंट्रेशन यहाँ पर क्या है? कंसंट्रेशन यहाँ पे क्या है? कंसंट्रेशन इज द थिंग जो बताता है कि आपके एक सोल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट है। समझ गए? अगर सॉल्वेंट ज्यादा है तो सोल्यूशन कंसंट्रेटेड है, सॉल्वेंट नहीं सोल्यूट। अगर सोल्यूट ज्यादा है तो सोल्यूशन कंसंट्रेटेड है, अगर सोल्यूट कम है तो आपका सोल्यूशन डाइल्यूटेड है, ठीक है। लैब में कभी जाओगे तो एक्सपेरिमेंट जब करते हो तो आप लोग जनरली जो केमिकल्स है उनको डाइल्यूट करके लेते हो, मतलब उसमें लिक्विड लिक्विड ज्यादा डाल देते हो, यानी कि उसमें जो सोल्यूट है वो कम कर देते हो। क्यों? क्योंकि मैम अब डाइल्यूट होगा तो वो अगर रिएक्टिव ज्यादा है तो एज अ स्टूडेंट आप बिगिनर हो, आपको केमिकल्स को इतना अच्छे से डील करना नहीं आता, तो आपको कोई हार्म ना करे, इसीलिए आप डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस को इस्तेमाल करते हो। वहीं अगर आपने एक एसिड का कंसंट्रेटेड चीज सेक्शन देखा, मतलब कंसंट्रेटेड एसिड को आपने डील किया, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि उसकी एक बूंद भी आपके लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकती है, राइट। सो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में ऑब्वियसली क्या है? सोल्यूट की मात्रा ज्यादा है। तो जैसे कि आप देखोगे, एग्जाम्पल देखते हैं, आपके पास 2 बीकर हैं और दोनों में आपके सॉल्वेंट है, ठीक है, दोनों में सॉल्वेंट है।
अभी मैंने क्या किया, दोनों में सल्यूट ऐड करना शुरू किया। इसमें मैंने 10 ग्राम NaCl डाल दिया और इसमें मैंने 30 ग्राम डाला। बताओ दोनों में से ज्यादा कंसेंट्रेटेड कौन सा होगा? भाई ये 10 ग्राम है, वो 30 ग्राम है। मैम क्लियरली पता चल रहा है ज्यादा किस में है, ज्यादा किस में है, ज्यादा नमक किस में आएगा, ज्यादा नमक 30 ग्राम में आएगा, ज्यादा डाला ना मैंने, तो ज्यादा ऑब्वियसली किस में आएगा, इसी में आएगा ना। तो ये क्या है, ये आपका सोल्यूशन क्या है, दिस इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड। क्यों मैम? इसमें क्योंकि सल्यूट की मात्रा ज्यादा है। क्या है? सल्यूट की मात्रा इसमें ज्यादा है। तो क्यों है सॉल्टी? वही मैंने जवाब दिया, क्योंकि इसमें क्या है, आपका मोर क्वांटिटी ऑफ NaCl प्रेजेंट है, मोर क्वांटिटी ऑफ किसकी है, मोर क्वांटिटी ऑफ सल्यूट प्रेजेंट है। ठीक है, मोर क्वांटिटी ऑफ सल्यूट प्रेजेंट है, इसी वजह से ये आपका क्या रहेगा, ज्यादा सॉल्टी या ज्यादा कंसेंट्रेटेड रहेगा। तो कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सल्यूट डिसॉल्व इन अ नोन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सोल्यूशन। दिस इज व्हाट, बैक करो, दिस इज व्हाट, अरे भाई, दिस इज व्हाट द डेफिनेशन। ये क्या है? डेफिनेशन ऑफ अ कंसेंट्रेशन क्या है, तुमने कितनी मात्रा सल्यूट की डाली है अपने सॉल्वेंट में या सोल्यूशन में, उसी को क्या कहते हैं, कंसेंट्रेशन कहते हैं। अब कंसेंट्रेशन को डिनोट करने की बहुत सारी टर्म्स होती हैं। ठीक है, अगर मैं एनसीईआरटी की भी बात करूं, यू हैव मास परसेंटेज, यू हैव M/V परसेंटेज, यू हैव V/V वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, यू हैव ppm पार्ट्स पर मिलियन। बट मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कंसेंट्रेशन टर्म्स को मेंशन करूंगी जो आपके लिए जाननी बहुत जरूरी है आगे के क्वेश्चंस और आगे के न्यूमेरिकल्स करने के लिए, राइट। सो सबसे पहले आती है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, पहले तो इसको हम काई से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स लिखा है वो दिखने में, बट ऐसा सा कुछ हम इसको शो करते हैं। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन की पहले डेफिनेशन देख लो। डेफिनेशन क्या कहती है? इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कॉम्पोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कॉम्पोनेंट। देखते हैं मतलब कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं, एक सेकेंड, तो जैसे कि तुम्हारे पास एक A है चीज और एक B है। ठीक है, ये सल्यूट है और ये सॉल्वेंट है। अब आई एम अज्यूमिंग कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आपको पता है। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? गिवन मास ऑफ द कंपोनेंट, जो कि ग्राम्स में लेते हैं, अपॉन उसका मॉलिक्यूलर मास, जो कि ग्राम पर मोल में लेते हैं। जब यूनिट से यूनिट कटती है तो मोल आ जाता है नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जांपल मेरे को मोल फ्रैक्शन ऑफ A निकालनी है, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। मतलब नीचे आपको जितनी भी चीजें प्रेजेंट है उन सभी के मोल्स का सम रखना है, ऊपर जिसकी मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो उसके नंबर ऑफ मोल्स रखने हैं। इसी आप फॉर्मूले को और भी रिजॉल्व कर सकते हो। अगर इसका निकालना चाहो तो क्या होगा? गिवन मास ऑफ A अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ A अपॉन में, अरे भाई मत कर यार, मत करो ऐसा, अपॉन में गिवन मास ऑफ A अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ A प्लस गिवन मास ऑफ B अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ B। ठीक है, अब ऐसे ही आप XB भी निकाल सकते हो। मोल फ्रैक्शन ऑफ B क्या होगी? ऊपर आएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, नीचे मैम सेम ही रहेगा, मास ऑफ A मॉलिक्यूलर मास ऑफ A मास ऑफ B अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ B। ठीक है, एक तो तरीका है कि आप दोनों का अलग अलग निकालो। एक तरीका क्या है, एक बात याद रखना है, किसी भी सोल्यूशन की मोल फ्रैक्शंस का जो सम है, अब दो ही है तो दो ही मोल फ्रैक्शन है, वो हमेशा 1 के बराबर रहेगा। सो फॉर एग्जांपल आपने मोल फ्रैक्शन ऑफ A निकाल ली 0.7 और ऑब्वियसली वो फ्रैक्शन है तो 1 से कम ही रहेगा। ठीक है, अगर आपने मोल फ्रैक्शन ऑफ A निकाल ली 0.7 तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B क्या होगी? हमेशा आपको जरूरी नहीं है पूरा सॉल्व करना है, जब एक की निकल गई तो दूसरी क्या होगी? 1 में से माइनस कर देंगे मैम, क्योंकि सम तो 1 के बराबर है, तो कितनी आएगी? 0.3। तो ये वाले कंसेप्ट को भी याद रखना, मोल फ्रैक्शन हमेशा का जो सम है वो हमेशा 1 के बराबर निकल कर आता है। अगली टर्म दैट इज मोलैरिटी। मोलैरिटी और मोलैलिटी में कंफ्यूज नहीं होना है, तो मोलैरिटी की पहले डेफिनेशन देखेंगे। मोलैरिटी को कैपिटल M से शो करते हैं हम लोग, और डेफिनेशन कहती है क्या? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तुमने सोल्यूट के कितने मोल्स 1 लीटर सोल्यूशन में डाले, वो सोल्यूशन की क्या है? मोलैरिटी। अगर एक सोल्यूशन हमारा 1 मोलर है, दैट मीन्स 1 मोल 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में डिसॉल्व है। सिंपल सी बात। ठीक है, तो अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। यूनिट याद रखनी बेहद जरूरी है। ठीक है, तो अगर मैं मोलैरिटी की बात करूं तो मोलैरिटी क्या है?
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अगर ये वॉल्यूम को मैं ml में लूं, क्योंकि जनरली आपको ये वॉल्यूम ml में मिलती है, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये सोल्यूट है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अगर ये ml में है तो आपको 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स को रिजॉल्व कर लो, दैट इज गिवन मास ऑफ A, मॉलिक्यूलर मास ऑफ A इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml, और अगर ml में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई। तो ये आपका ओवरऑल फॉर्मूला किसका निकल के आता है, कैपिटल M से मोलारिटी का। ठीक है, किसका, कैपिटल M से मोलारिटी का। ठीक है, तो मोलारिटी के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपको क्या समझ में आता है, मोलारिटी इज N/V। क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि मोलारिटी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, यानी कि तुमने अगर वॉल्यूम बढ़ाई तो मोलारिटी कम होगी, ये बात तो क्लियरली, ये कुछ ऑब्जर्वेशंस है जो पेपर में आती हैं। ठीक है, राइट। ऑल्सो क्योंकि वॉल्यूम का कंसेप्ट आ गया तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगी। ठीक है, तो मोलारिटी चेंज करेगी अगर आपका टेम्परेचर में आप लोग चेंजेस करेंगे, यस और नो। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगी, और वॉल्यूम बढ़ेगी तो मोलारिटी घटेगी। पेपर में सवाल आएगा, अगर एक सोल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाया तो उसकी मोलारिटी पे क्या असर होगा, मोलारिटी घटेगी, क्योंकि मोलारिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। सो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोलारिटी के। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सो टेम्परेचर गिराओगे तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगी, वॉल्यूम डिक्रीज करेगी तो मोलारिटी बढ़ेगी। तो हम हमेशा, अगर मैं लो टेम्परेचर पे निकालूंगी तो मोलारिटी ज्यादा निकल कर आएगी, क्योंकि वॉल्यूम आपकी डिक्रीज कर रही होगी। क्या ये बात क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनको प्लीज साथ में नोट करते रहो, या फिर मतलब जस्ट मेक श्योर कि ये नोट्स आपके कंप्लीट होने चाहिए पूरे चैप्टर के फाइनल रिवीजन के लिए। ठीक है, देन कम्स द कंसेप्ट ऑफ मोलालिटी। मोलालिटी की अगर मैं बात करूं तो मोलालिटी को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अब वहां पे मैंने क्या लिया था, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन था वो। ठीक है, ये 1 kg ऑफ सॉल्वेंट है। ठीक है, क्या है, सॉल्वेंट। तो यहाँ पे मास आ गया है। ठीक है, तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, क्लियर है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल्स पर केजी, या इसको आप स्मॉल m से भी शो कर सकते हो। मतलब अगर मैं स्मॉल m की बात करूं, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर ये मास आपको ग्राम में दिया तो ये ग्राम में दिया, और ये ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई हुआ। इसको और अच्छे से लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, नीचे क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, जहां पे मैं ये अज्यूम कर रही हूं कि A मेरा सोल्यूट है और B मेरा सॉल्वेंट है। ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई, गिवन दैट कि ये MB से नहीं, MB तो मॉलिक्यूलर मास होता है, तो ये हमारा क्या होगा, WB। तो ये हमने ग्राम में अगर लिया है तो ये फॉर्मूला किसका आएगा, मोलालिटी का। डू नॉट कंफ्यूज मोलालिटी एंड मोलारिटी। बट क्या ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे अब वॉल्यूम नहीं है मैम, यहाँ पे मास है, और मास इंडिपेंडेंट रहेगा टेम्परेचर के। तो मोलालिटी के बारे में मैं बोलूं तो मोलालिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि मास चेंज नहीं करता टेम्परेचर के साथ, केवल मोलारिटी है जो चेंज करेगी टेम्परेचर के साथ। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन यूनिट कौन सी होगी, मोलालिटी। जहां भी वॉल्यूम आ जाएगा वो आपकी हो जाएगी एक टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म। क्लियर है हम लोग को, राइट। सो इट इज मोस्ट कॉमन एंड कन्वीनियंट मेथड टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन, इसीलिए हम इसको यूज भी करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर के साथ ये आपकी वेरी नहीं कर रही होगी। ठीक है, राइट। सो ये हमारी बात होगी। एक बार फॉर्मूला भी हम लिख लें, तो फॉर्मूला आपके सामने है, हालांकि मैंने लिखवा दिया है आपको। दिस इज वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू में यहाँ पे 1000, और यहाँ पे अगर मैंने लिया वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, तो ये हमने फॉर्मूला ऑलरेडी लिख लिया। एक छोटा सा एमसीक्यू है, आप लोग मुझे जवाब देंगे इस क्वेश्चन का। Which is independent of temperature? बताओ, मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन, या फिर ऑल? बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। What is going to be independent of temperature? अगर मैं बोलूं भाई देखो सभी होगा, क्योंकि इसमें भी मास आता है, इसमें भी मास आता है, और इसमें भी मास आता है, तो कहीं भी वॉल्यूम नहीं है तो सारे ही इंडिपेंडेंट रहेंगे, तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द। ठीक है, आइए लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी। एक नई टर्म आपके लिए डाल रहे हैं, सॉल्युबिलिटी। कंसंट्रेशन क्या है, कंसंट्रेशन इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन द
सॉल्वेंट या इन द सोल्यूशन। सॉल्युबिलिटी क्या है? सॉल्युबिलिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट टू मेक अ सोल्यूशन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, मतलब 2-3 वर्ड्स आ गए हैं मैम यहाँ पे। कंसंट्रेशन जितनी भी मात्रा है, कितनी भी मात्रा है वो बताती है। सॉल्युबिलिटी बताती है मैक्सिमम कितनी मात्रा तुम एक सोल्यूट का एक सॉल्वेंट में डाल सकते हो सोल्यूशन को सैचुरेटेड बनाने के लिए। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें तुम और कोई अमाउंट ऑफ सोल्यूट नहीं डाल सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं सॉल्युबिलिटी की केस की बात करूं तो सॉल्युबिलिटी क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट टू मेक अ सैचुरेटेड सोल्यूशन एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर। कितना तुम मैक्सिमम सोल्यूट एक लिक्विड में डाल सकते हो उसको सैचुरेटेड बनाने के लिए, वो उस पूरे सोल्यूशन की क्या होगी? सॉल्युबिलिटी रहेगी। ठीक है, मैक्सिमम की बात करें, मतलब अगर मैं 1 लीटर पानी में 5 किलो चीनी डाल सकती हूँ, उससे ज्यादा चीनी नहीं डाल सकती हूँ, तो 5 किलो जो अमाउंट है दैट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सोल्यूशन एट दैट गिवन टेम्परेचर। क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर बदलोगे तो सॉल्युबिलिटी भी चेंज करती चलेगी। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर के लिए जो मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व करी जा सकती है वो क्या होती है? उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। क्लियर है? राइट। आइए, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करेंगे? ठीक है, तो क्या क्या हो सकते हैं? पहला, सॉल्वेंट का क्या नेचर है, सोल्यूट का क्या नेचर है, और 2 फैक्टर रहेंगे टेम्परेचर और प्रेशर। ठीक है, तो ये 4 मेन फैक्टर्स है जिनको हमें ध्यान में रखना है। और 2 टाइप के अब हम बारीकी में घुसते जा रहे हैं चैप्टर की। अब हम क्लासिफाई कर रहे हैं कि हमने सब ओवरऑल जनरल बातें पढ़ ली, अब हम मेन बातों पे आ रहे हैं। हम मेनली 3 टाइप के जो सोल्यूशन है वो पढ़ते हैं। ठीक है, क्या होगा? एक होगा आपका दैट इज सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन। 3 सोल्यूशन ही पढ़ेंगे हम लोग। पहला ये, दूसरा लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन, ठीक है, और तीसरा गैस इन लिक्विड सोल्यूशन। ठीक है, फेस चेंज हो रहा है केवल ऊपर वाले में और लास्ट वाले में, तो हम इसके सॉल्युबिलिटी के फैक्टर्स को देखेंगे और इसके सॉल्युबिलिटी के फैक्टर्स को देखेंगे कि इनकी सॉल्युबिलिटी, क्योंकि भाई लिक्विड इन लिक्विड तो अच्छे से सॉल्युबल रहेगा, हमेशा ही सॉल्युबल होगा, क्योंकि लाइक डिसॉल्व्स इन लाइक लिक्विड को लिक्विड में डालोगे बहुत आराम से डिसॉल्व करेगा। ठीक है, तो हम लोग जो है यहाँ पे हमने 2 केसेस की सॉल्युबिलिटी को पढ़ते हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट और एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे सॉलिड इन लिक्विड का। ठीक है, तो सॉलिड इन लिक्विड का एग्जांपल अगर मैं बोलूं तो बाकी फैक्टर्स बताने से पहले एक बात आपको बेसिकली पता होनी चाहिए कि सेम चीज में डिसॉल्व करना चाहती है। मतलब कि अगर मैं बोलूं पोलर सोल्यूट है तो वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना चाहेगा, नॉन पोलर सोल्यूट है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना चाहेगा। तो अगर मैं नेचर ऑफ सोल्यूट या सॉल्वेंट की बात करूं तो एक फिनोमेना ये फॉलो करेगा, वो क्या है? लाइक डिसॉल्व्स इन लाइक। ये हमेशा ही फॉलो होता है। तो नेचर की बात करें तो सिंपल फंडा रहेगा, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, पोलर पोलर में जाएगा, नॉन पोलर के अंदर जाएगा। ठीक है, आइए अब बात करते हैं टेम्परेचर की। ठीक है, तो सॉलिड इन लिक्विड मैं हमेशा से एग्जांपल देती हूँ चाय का। चाय में आप फॉर एग्जांपल मैं मान लेती हूँ कि चाय पत्ती चीनी सॉलिड है और दूध में मिला रहे हैं, पानी में मिला रहे हैं, तो सॉलिड इन लिक्विड का केस है। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा भाई चाय कैसे पीते हैं हम लोग? कैसे पीते हैं? गरम। ठीक है, गरम मतलब हाई टेम्परेचर पे। तो जब मैं गरम चाय पीती हूँ तो मुझे अच्छा फीलिंग आता है। क्यों? क्योंकि वो जितना गरम है उतना अच्छे से उसमें सोल्यूट डिसॉल्व्ड है। ठंडी चाय पी के देखा है कभी? मजा आता है? नहीं आता मैम। और मतलब अगर तुम लॉजिकली भी सोचोगे, जब भी आप शिकंजी बनाते हो, है ना, शिकंजी में भी आप चीनी को पानी में डालते हो, लेकिन आप चीनी को पानी में डालने के लिए वहां पे कितनी मेहनत करते हो? मतलब बहुत देर तक उसको मिक्स करना पड़ता है, क्योंकि पानी एकदम ठंडा चिल्ड बर्फ का होता है, मतलब टेम्परेचर एकदम लो होता है। लेकिन वहीं अगर मैं उबालते हुए पानी में चीनी को डिसॉल्व करूं, मुझे आई डोंट थिंक एक बार पुश भी करने की जरूरत है, वो 2 मिनट में डिसॉल्व हो जाएगा। तो आप देख रहे हो सॉलिड को लिक्विड में डालने के लिए दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ और अपने जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस है उससे चीजों को सीखो। तो सॉलिड को लिक्विड में डालने के लिए आपने देखा मैम, टेम्परेचर जब ज्यादा होता है तो मेहनत ज्यादा लगती है, जब टेम्परेचर कम होता है तो मेहनत ज्यादा लगती है, और टेम्परेचर जब ज्यादा होता है तो मेहनत कम लगती है। तो आपको समझ में आई एक बात कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर बट फॉर अ एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्योंकि अगर तुम्हें हीट दे रहे हो तो प्रोसेस कैसा बनता है? एंडोथर्मिक। तो क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे? इंथैल्पी चेंज को हम डेल्टा एच बोलते हैं, ये बात हमें पता है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं डिसोल्यूशन प्रोसेस एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो आपका टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा। समरी लिख दो सीधा। समरी क्या है? चाय याद रखना जिंदगी में, ठीक है, और शिकंजी याद रखना, दोनों से समझ में आ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए,
और टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घटेगी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए। कौन से वाले केस में? सॉलिड इन लिक्विड के केस में। किसमें? सॉलिड इन लिक्विड के केस में। ठीक है भाई, क्या हम लोग क्लियर है? बढ़े आगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मेन जो कहानी थी वो यही थी, एक्सोथर्मिक के लिए वो डिक्रीज करेगा, यही बात यहाँ पे हमने लिखी भी है। तो जनरली मैं बोलूं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट आपकी जो है इंक्रीज करेगी टेम्परेचर के साथ, ये बात मैंने आपको समरी में लिखवा दी है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे फैक्टर की, वो है प्रेशर। क्या प्रेशर का कोई असर होगा? क्या प्रेशर का कोई असर होगा? यार सॉलिड को तुम लिक्विड में डिसॉल्व करवाना चाहते हो, और कहीं ना कहीं मैंने तुमको बोला कि सेम चीज में डिसॉल्व करना चाहती है, लिक्विड लिक्विड में डिसॉल्व करना चाहता है। सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व करना जनरली नहीं चाहेगा। अगर तुम उसको कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं दोगे, तुम उसको एफर्ट नहीं दोगे, तो वो मिक्स नहीं करेगा, वो अलग अपनी जगह पे बैठा रहेगा। ठीक है, तो सॉलिड को तुम कितना ही प्रेशर दो, क्या वो कभी भी लिक्विड में कन्वर्ट होगा? क्यों? क्योंकि सॉलिड क्या होता है? इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड क्या होते हैं? रिजिड। सॉलिड को तुम कितना ही प्रेशर दो, वो कभी भी लिक्विड तो नहीं हो सकता है मैम। ठीक है, तो ऑब्वियसली सॉलिड के लिए अगर मैं बोलूं तो तुम प्रेशर का कितना भी इस्तेमाल कर लो, सॉल्युबिलिटी पे कोई असर नहीं होगा। प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। किसके केस में बात करूं? बट सॉलिड इन लिक्विड के केस में कोई असर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो सॉलिड्स होते हैं और लिक्विड्स, सॉलिड्स और लिक्विड्स जो होते हैं वो लेस कंप्रेसिबल होते हैं और वो रिजिड होते हैं इन कंपेरिजन टू योर गैसेस। ठीक है, बात क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा। तो यहां पे आपने दो चीजें पढ़ी, लाइक डिसॉल्व्स इन लाइक, पोलर को पोलर में डालो, नॉन पोलर को नॉन पोलर में डालो। टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए, टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी घटेगी एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए। प्रेशर का कोई असर नहीं होगा सॉलिड एंड लिक्विड की सॉल्युबिलिटी के ऊपर। अगर मैं सॉल्यूशंस की बात करूं सॉल्युबिलिटी के हिसाब से, वैसे आप लोगों को पता है बट स्टिल हम एक बार मेंशन कर देते हैं, तो तीन टाइप के सोल्यूशन बनेंगे। पहला बनेगा सैचुरेटेड, फिर बनेगा अनसैचुरेटेड, और फिर बनेगा आपका सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, थोड़ा सा आई थिंक फॉन्ट में दिक्कत है बट मैं आपको बोल रही हूं, तो ये आप लिख सकते हो सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं सैचुरेटेड सोल्यूशन की बात करूं तो सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या है? एक वो सोल्यूशन जिसमें तुम और सोल्यूट नहीं डाल सकते। अभी मैंने बोला तुमने अगर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट एक सोल्यूशन में डाल दिया एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो वो सोल्यूशन क्या कहलाएगा? सैचुरेटेड सोल्यूशन। इस सोल्यूशन में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा डिसॉल्व्ड सोल्यूट के बीच में और अनडिसॉल्व्ड सोल्यूट के बीच में। मतलब देखो तुम एक चीज को मिक्स कर रहे हो, ठीक है, तुम्हारा मिक्स हो चुका है कंप्लीट, ठीक है, तो कुछ अमाउंट तो ऐसा बचेगा ना सोल्यूट का जो मिक्स अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, तो उन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिसॉल्व है और जो भी डिसॉल्व नहीं है, उन दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड होता है और ऐसे सोल्यूशन को क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, सैचुरेटेड सोल्यूशन, सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में और सोल्यूशन, मतलब कि ये दोनों अभी इंडिविजुअल है। ठीक है, ये दोनों अभी इंडिविजुअल है। ठीक है, अभी इस केस में जो सोल्यूट है वो आपका अनडिसॉल्व्ड है और यहाँ पे जो आपका सोल्यूशन में जो सोल्यूट है वो आपका डिसॉल्व्ड है। तो इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम, मतलब कि द रेट ऑफ डिसोल्यूशन एंड द रेट ऑफ प्रेसिपिटाइजेशन या क्रिस्टलाइजेशन दोनों सेम हो जाता है। मतलब तुम जितना डिसॉल्व कर रहे हो उतना निकल रहा है, मतलब वो बराबर रेट है आपका। ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? दो चीज का रेट बराबर है। मतलब कि अगर मैं एक बीकर को भर रही हूँ पानी से और एक नीचे उसमें टंकी है, तो मैं ऊपर की टंकी जिसमें से पानी उसमें जा रहा है वो, और नीचे से पानी जिसमें से निकलेगा वो, दोनों टंकी को खोल दो तो तुम जितना अंदर पानी डाल रहे हो उतना ही बाहर निकल रहा है। तो दोनों का जब रेट बराबर होता है तो उस फिनोमेना को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, मतलब अगर मैं और बेसिक एग्जांपल दूं, जब हम लोग खाना खा रहे हैं तो खाना खा रहे हैं और अगर मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ तो जितना मैं इनटेक ले रही हूँ उतना मैं उसको बाहर निकाल रही हूँ, तो दोनों का जब रेट बराबर होगा तो एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है। तो यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा डिसॉल्व्ड सोल्यूट और अनडिसॉल्व्ड सोल्यूट मॉलिक्यूल्स के बीच में। ठीक है, तो ऑब्वियसली सैचुरेटेड सोल्यूशन में जो सॉल्वेंट है उसमें मैक्सिमम सोल्यूट आ चुका है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में, और जो बचा हुआ सॉलिड है, मतलब जो अब ऑब्वियसली मैक्सिमम हो चुका है, जो बचा हुआ है वो फ्लास्क में ही पड़ा रह जाता है। ठीक है, जो फ्लास्क में ही पड़ा रह जाता है। ठीक है, और इसीलिए ये जो इक्विलिब्रियम है, मैंने अभी बोला इक्विलिब्रियम रहेगा, तो इस इक्विलिब्रियम को एक और स्पेसिफिक नाम दे देते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो डिसॉल्व सॉल्यूट इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद द सॉलिड सॉल्यूट। डिसॉल्व जो लिक्विड में जा चुका है, सॉलिड जो बचा हुआ है, इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है। ठीक है, सवाल ऑब्वियसली आपका आएगा डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है, हालांकि मैं बता चुकी हूँ। देखो ये आपका पास बीकर है, बीकर में तुम लाए सल्यूट, ये लिक्विड है, लिक्विड में तुमने लाए थोड़े सल्यूट, सल्यूट को तुमने कहा कि मैम चलो डाल देते हैं। ठीक है, तुमने जब इसमें डाला, ठीक है, कुछ डिसॉल्व हुआ कुछ बाकी है, ये डिसॉल्व हो गया
दिख रहा है, यहाँ लिखती हूँ, ये डिसॉल्व हो चुका है और ये अनडिसॉल्व है। तो सल्यूट की कुछ मात्रा तो डिसॉल्व हुई है और कुछ मात्रा डिसॉल्व नहीं हुई है। तो जब डिसॉल्व कोई चीज होती है इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन। और जो चीज डिसॉल्व नहीं है, बाहर निकल के आ गई है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। इन दोनों प्रोसेस के बीच में जो इक्विलिब्रियम होता है, यानी कि डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन के बीच में जो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है, द नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स गोइंग इनटू द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट इज कमिंग आउट ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल। और इसी फेज को क्या बोलते हैं? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इसी फेज को क्या बोलते हैं? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्लियर है एवरीवन? ओके, ठीक है, इसी को क्या बोल देते हैं हम लोग? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अब सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होगा? जिसमें भाई तुमने डाल दिया है और उसमें उससे भी ज्यादा, मतलब तुमने मैक्सिमम अमाउंट डाल दिया। फॉर एग्जांपल एक लिक्विड सोल्यूशन में 5 kg शुगर आ सकती थी, तुमने इसमें 7 kg डाल दी है, तो 5 तो अंदर है और 2 किलो बाहर है। तो ये सोल्यूशन क्या है? सुपर सैचुरेट, जिसमें जितना आ सकता था उससे ज्यादा सोल्यूट है। तो ऐसे केस में जो सोल्यूशन बनेगा उसे क्या बोलेंगे? सुपर सैचुरेट। जैसे आपने ये लिक्विड लिया, ठीक है, इसमें डिसॉल्व हो चुका है। अब इसमें जो आपने देखो, जो आपने ये लिक्विड था इसमें आपने डिसॉल्व कर दिया जितना डिसॉल्व हो सकता था, बट तुम लोग हो कि मान के नहीं दे रहे हो, तुम कह रहे हो मैम और डालो इसमें, तो आपने और डाला तो अब ये पड़ा रहेगा, अब ये डिसॉल्व नहीं होगा। तो ये क्या है? ये एक मैम आपका सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन है। क्या है? एक सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन है। ठीक है, क्या है? एक सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन है। ठीक है, ग्रेट। तो आई थिंक हमारा कंसेप्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है कि सॉलिड इन लिक्विड में सॉलिबिलिटी पे क्या क्या असर होगा। अब बात कर लेते हैं अगली फैक्टर की और उसके बाद हम मेन चीज के ऊपर चैप्टर पे बढ़ जाएंगे, दैट इज सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड का केस बेहद इंपॉर्टेंट है और उसमें आएगा सबसे पहला प्रेशर। ठीक है, आपने एक बात सुनी होगी, गैसेस आर लिक्विफाइबल इन नेचर। गैसेस लिक्विफाई करे जा सकते हैं अगर आप हाई प्रेशर उनके ऊपर लगाओ तो। ठीक है, तो यस, अगर आपने गैसेस पे प्रेशर लगाया तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होंगे और लिक्विड में कन्वर्ट होंगे तो सॉलिबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि लिक्विड तो लिक्विड में डिसॉल्व करना चाहता है। तो आपको एक बात पता चली कि मैम अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीज हो जाएगा। यस और नो? अगर मैंने सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस की बात करी तो प्रेशर के साथ इंक्रीज होती। किसने बताई थी ये बात? कुछ सुनी सुनी सी बात लग रही है या नहीं लग रही है? किसने बताई थी ये बात? ये बात बताई थी हेनरी ने, राइट? तो हेनरीज लॉ में आप इस चीज को वैसे पढ़ते हैं, लेकिन पहले मैं कंसेप्ट जो है वो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपके पास गैस है, इसके ऊपर आपने प्रेशर लगाया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये लिक्विफाइबल हो सकती है। ठीक है, लिक्विफाइबल होगी, लिक्विफाइबल होगी तो कहीं ना कहीं कुछ कुछ लिक्विड जैसा होने की कोशिश करेगी और हमेशा लिक्विड की जो सॉलिबिलिटी है वो हमेशा बढ़ेगी, क्योंकि लिक्विड को लिक्विड में डालोगे सॉलिबिलिटी हमेशा बढ़ेगी। तो प्रेशर के साथ हमेशा सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीज होगी। ठीक है, प्रेशर के साथ सॉलिबिलिटी ऑफ गैस हमेशा इंक्रीज होगी। ठीक है भाई, क्लियर है? राइट। अच्छा, मैं टेम्परेचर की बात करूं तो क्या कह सकते हो टेम्परेचर के बारे में? टेम्परेचर का एग्जांपल देंगे हम कोल्ड ड्रिंक के साथ। ठीक है, बहुत पीते हो ना तुम लोग कोल्ड ड्रिंक, पीनी नहीं चाहिए हालांकि, बट कोल्ड ड्रिंक ठंडी पीते हो गरम पीते हो? कोल्ड ड्रिंक में एक आती है, जब उसकी बॉटल खोलते हो कैसी आवाज आती है? है ना? और जब तुम उसको पीते हो तो कुछ कुछ गले में छुपता है ना? और क्या होती है वो होती है CO2 गैस। स्टार्टिंग में पढ़ा था कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, तो CO2 क्या है? गैस है। किसमें है? लिक्विड में। तो एग्जांपल किसका है? गैस एंड लिक्विड का। कैसी पीते हो? ठंडी पीते हो। क्यों ठंडी पीते हो? क्योंकि अगर तुमने एग्जाम्पल के तौर पर एक्सपेरिमेंट करके देखना, अगर तुमने कोल्ड ड्रिंक की बॉटल को एक धूप में छोड़ के आना, ठीक है, 2 घंटा धूप में छोड़ देना उसको, तो क्या होगा? आप उसको दोबारा से जब पियोगे तो आपको, फॉर एग्जांपल मैंने बोला आपने फैंटा या मिरिंडा, ठीक है, वो पी, तो वो ऑरेंज फ्लेवर होता है ना? तो फॉर एग्जांपल तुमने उसको धूप में रख दिया, फिर तुमने उसको पिया, तो तुमको उसको पी के केवल ऐसा फीलिंग आएगा कि तुम ऑरेंज जूस पी रहे हो, तुम्हें वो फिज वाली फीलिंग नहीं आएगी। और वो फिज वाली फीलिंग किससे थी? CO2 गैस से थी, है कि नहीं? तो जब तुमने उसको टेम्परेचर ज्यादा दिया तो निकल गई, वो सॉल्युबल हुई ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड कम होती चली जाती है। इसीलिए अगर मैं सॉलिबिलिटी की बात करूं तो टेम्परेचर जितना कम होगा उतनी ही सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस आपकी अच्छी निकल कर आ जाएगी, राइट? सो व्हेन जब व्हाट हैपेंस टू अ गैस व्हेन इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर और अदर सॉल्वेंट, आप देखो जब तुमने सोचा भी होगा कि
पानी को उबाला है सभी लोगों ने, है ना। तो वाटर वेपर्स में आप देखते हो कि बुलबुले निकलते हैं। क्यों निकलते हैं? क्योंकि जितना तुम उसको बॉयल करोगे उतनी उसमें से ऑक्सीजन गैस निकलती चली जाएगी, राइट। तो क्या दिख रहा है ये कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस कम हो रही है, राइट। क्या हो रही है? कम हो रही है, ठीक है। तो क्या कहा जा सकता है यहाँ पे? ये कहा जा सकता है कि जब एक गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करोगे तो अगर तुमने उसको हीट किया तो वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, और डायनेमिक डिसोल्यूशन का जो प्रोसेस है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम को प्रोसेस फॉलो करता है। और अगर मैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस की बात करूं तो सॉल्युबिलिटी आपकी डिक्रीज करेगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। सॉल्युबिलिटी आपकी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। तो अगर मैं गैस, एक सेकेंड, अगर मैं गैस इन लिक्विड सोल्यूशन की बात करूं तो प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी और टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घटेगी। दिस इज द सम। और प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, ये बात कौन कहता है? हेनरी लॉ कहती है। कौन कहता है? हेनरी लॉ कहती है। तो एक बार हेनरी लॉ को थोड़ा सा गौर करके समझ लेते हैं, ठीक है। क्या कहती है हेनरी लॉ? हेनरी लॉ ये कहती है, हेनरी लॉ ये कहती है कि अगर आपके पास कोई भी एक मिक्सचर है, ठीक है, तो उस मिक्सचर में उस गैस की सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपने कितना प्रेशर उस गैस के ऊपर अप्लाई किया है। बात तो पते की है, जरा एक बार देखो। अगर मैं यहां पे बात करूं, ठीक है, आपके पास एक बीकर है, ठीक है, इस बीकर में आपने एक लिक्विड डाला हुआ है, फॉर एग्जाम्पल लिक्विड यू हैव बी, ठीक है। तो बी के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अभी तुमने इसमें क्या डाल दिया? ए गैस, ठीक है। तो अभी इस लिक्विड में पहले बी के मॉलिक्यूल्स थे केवल, और अब इसमें क्या आ जाएंगे? कुछ कुछ ए के मॉलिक्यूल्स भी आ जाएंगे, ठीक है। वेयर ए इज योर गैस। और अगर कोई भी गैस है तो गैस हमेशा क्या होती है? वॉलेटाइल, ठीक है। गैस क्या होती है? हालांकि लिक्विड्स भी होते हैं, गैस क्या होती है? वॉलेटाइल। लिक्विड्स भी वॉलेटाइल होते हैं, और वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है? दे टेंड टू वेपराइज, जो वेपराइज फॉर्म में जाना चाहे, ठीक है। और अगर वेपराइज फॉर्म में जाएगा तो कहीं ना कहीं उसका क्या होगा? वेपर प्रेशर होगा। तो कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स जो आपके लिक्विड फेस में थे वो एस्केप होके क्या करते हैं? वो आपके गैसियस फेस में चले जाते हैं। ये क्या है आपका? अगर मैं बोलूं तो ये आपका क्या है? दिस इज लिक्विड फेस एंड दिस इज योर वेपर फेस, ठीक है। तो क्या बोलता है ये? हेनरीज लॉ क्या बोलती है? हेनरी लॉ क्या बोलती है? हेनरी लॉ ये बोलती है कि किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर या वेपर प्रेशर, तो गैस यहाँ पे क्या है? यहाँ पे गैस है ए, तो गैस ए का वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसकी सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड फेस के। सॉल्युबिलिटी को यहाँ पे हम मोल फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रेशर कहाँ पे निकाल रही हूं मैं? वेपर फेस में जो ऊपर है, ठीक है। और सॉल्युबिलिटी कहाँ पे निकाल रही हूं मैं? लिक्विड फेस में जो नीचे है। तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी। जब ये सिंबल हटता है तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं KH, यानी कि हेनरीज कांस्टेंट। दिस इज ए कांस्टेंट जिसको हम क्या बोलते हैं? हेनरीज कांस्टेंट। सो दिस इज ओवरऑल व्हाट योर हेनरी लॉ इज। हेनरी लॉ क्या कहती है? हेनरी लॉ कहती है कि किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी, किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी उसके लिक्विड फेस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उस गैस के वेपर प्रेशर के इन द वेपर फेस, पार्शियल प्रेशर के इन द वेपर फेस। दिस इज योर हेनरीज लॉ, ठीक है। और यहाँ पे हेनरीज कांस्टेंट KH आ जाता है, जहां पे आप एक छोटी सी बात लिख सकते हो, और वो ये है कि जो आपका हेनरीज कांस्टेंट है डिपेंड करता है किसके ऊपर? टेम्परेचर के ऊपर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हेनरीज कांस्टेंट बढ़ेगा, और KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जो हेनरीज कांस्टेंट है सॉल्युबिलिटी।
अब आप बोलोगे मैम आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्योंकि देखो अगर आप यहाँ पे PA/XC ले लो तो ये KH के बराबर हो जाएगा। तो क्या यहाँ से मैं अगर प्रेशर को कांस्टेंट रख लूँ तो मैं बोल सकती हूँ कि सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप बोलोगे यस मैम, आप बोल सकते हो। तो ये रिलेशनशिप आपकी यहाँ पे निकल कर आ जाएगी। क्लियर है एवरीवन? राइट, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली बात कर लेते हैं हम लोग अपनी हेनरीज लॉ हम लोग के सामने है। अगर हम यहाँ पे बात करें यप, तो हेनरीज लॉ यही बोलता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन सोल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सोल्यूशन। ठीक है, चलिए ये मैंने ऑलरेडी आपको लिखवा दिया है वहां पे। ठीक है, तो हेनरीज लॉ इज एक्सप्रेस्ड एज प्रेशर इज इक्वल्स टू KH, X where X is the solubility and P is your pressure and KH is your Henry's constant। ठीक है, अगर आपको ग्राफ बनाने को पूछ दे कि पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में एक ग्राफ बनाओ तो ग्राफ कैसा आएगा? यानी आप लोग को अगर मैंने बोला कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ पार्शियल प्रेशर का ग्राफ, और आपकी मोल फ्रैक्शन का ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो ग्राफ कैसा बनेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला आपका ग्राफ यहां से निकल के आ जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रॉल्स लॉ की। और रॉल्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है? आपके लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन के लिए। जब आपने दो लिक्विड्स को मिक्स किया तो उस केस में कहानी क्या निकल कर आएगी। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली बता देती हूँ। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे समरी देख लेंगे। तो अगर मैं बात करूँ लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन की, ठीक है, तो आपके पास एक लिक्विड है, एक लिक्विड है और एक उसका मिक्सचर है। ठीक है, एक लिक्विड A है, एक लिक्विड B है और ये उसका सोल्यूशन है। ठीक है, तो अगर मैंने दोनों को मिक्स करा, ठीक है, तो मेरे पास एक लिक्विड A है, कुछ ना, अब मैंने आपको ये भी बोल दिया कि लिक्विड और गैसेस क्या होते हैं? वॉलेटाइल। ठीक है, तो अगर ये वॉलेटाइल है तो कुछ ना कुछ ये वेपर फेस में भी होगा। ठीक है, सिमिलरली मेरे पास एक लिक्विड B है और ये कुछ ना कुछ वेपर फेस में भी होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ ये वेपर फेस में भी होगा। अब मैंने दोनों को मिक्स कर दिया, यहाँ पे आपका B भी है और यहाँ पे आपका A भी है, और जब दोनों ही है तो दोनों कुछ ना कुछ ये भी वेपर फेस में होंगे। ठीक है, राइट। इस A लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो PA है, लेकिन क्योंकि केवल A का प्रेशर है तो ये प्योर A का वेपर प्रेशर मैं बोल सकती हूँ। यहाँ पे जो वेपर प्रेशर है वो प्योर A का वेपर प्रेशर है। सिमिलरली यहाँ पर जो वेपर प्रेशर है वो प्योर B का वेपर प्रेशर है, लेकिन यहाँ पर जो वेपर प्रेशर है वो A का अलग है और B का अलग है, लेकिन ये प्योर नहीं है क्योंकि यहाँ पे दोनों मिले हुए हैं, A के साथ B भी है, तो ये प्योर नहीं है। प्योर वहां पे होगा जहां पे केवल A है। ठीक है, तो रॉल्स लॉ क्या बोलती है? रॉल्स लॉ ये बोलती है, रॉल्स लॉ सेम बात बोलती है हेनरी लॉ की तरह। ठीक है, बस एक चीज बदल जाती है यहाँ पे। रॉल्स लॉ सेम ये बोलती है कि उस वाले लिक्विड में अगर मुझे A का प्रेशर बोलना है, निकालना है, तो वो अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस A की सॉल्युबिलिटी के। यहाँ पे जो भी A है उसकी सॉल्युबिलिटी होगी X से और जो B है उसकी सॉल्युबिलिटी होगी XB। सेम बात बोली, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन यहाँ पर बस एक फर्क आएगा, जब ये सिंबल हटेगा तो ये कांस्टेंट जो लेते हैं वो P0A लेते हैं, क्योंकि यार यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वैल्यू भी तो कांस्टेंट ही है ना। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैम ये तो A का प्योर A का वेपर प्रेशर है, सेम रहेगा क्योंकि A का ही तो है, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला अगर मैं बोलूँ तो यूज में करती हूँ PA इज इक्वल टू P0A XB। सिमिलरली मैं PB का फॉर्मूला निकालूंगी, क्या होगा? P0B XB। तो पहली बात तो ये दो फॉर्मूले हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो रॉल्स लॉ से निकलती है वो है इस पूरे मिक्सचर का टोटल वेपर प्रेशर क्या है। टोटल वेपर प्रेशर क्या है? ठीक है, तो टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका? डाल्टन्स लॉ का। ठीक है, और डाल्टन्स लॉ ये बोलती है कि किसी भी मिक्सचर का वेपर प्रेशर, ठीक है, किसी भी मिक्सचर का वेपर प्रेशर बराबर होता है
उस मिक्सचर में प्रेजेंट इंडिविजुअल गैसेस के वेपर प्रेशर के सम के। तो यहाँ पे क्या है, ए है और यहाँ पे क्या है, बी है, तो दोनों के सम के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, दोनों के सम के बराबर होता है। तो आपने एक फॉर्मूला समझ लिया, पहला फॉर्मूला पी ए इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए, पी बी इज इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स बी। अब आप लोग पीटी निकाल रहे हो, ठीक है, तो पीटी बराबर क्या है, अभी मैंने बोला पी ए प्लस पी बी है, ठीक है। तो पी ए की जगह क्या लिख सकते हैं, पी नॉट ए एक्स ए ऊपर वाले फॉर्मूले से, पी बी की जगह लिख सकते हैं पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं, क्योंकि मैं जो बी है इसको मैं सल्यूट मान रही हूँ और मैं सल्यूट की टर्म्स पे चीजें लिख रही हूँ, ये मेरा सॉल्वेंट है, तो क्या मैं यहाँ पे एक्स ए को 1 माइनस एक्स बी लिख सकती हूँ, यस लिख सकती हूँ या नहीं, लिख ही सकती हूँ ना, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का सम तो 1 के बराबर ही होता है, अभी लिखवाया था आपको, और ये पी नॉट बी एक्स बी ही रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अगर मैंने पी नॉट ए में एक्स बी को कॉमन लिया और आगे सिंबल प्लस का लगाया, तो प्लस के लिए पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए निकल कर आ जाएगा, यस और नो। और ये फॉर्मूला किसका आएगा, आपको पीटी। अगर मैं बोलूं मेरे मिक्सचर का वेपर प्रेशर निकालना है तो क्या होगा, पी नॉट ए का प्योर वेपर प्रेशर, बी का प्योर वेपर प्रेशर माइनस ए का प्योर वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो ये तीन फॉर्मूले आपके निकल के आते हैं, दैट इज फ्रॉम योर रॉल्स लॉ। तो रॉल्स लॉ इंडिविजुअल लिक्विड्स का वेपर प्रेशर तो बताता ही है, बट पूरे मिक्सचर का जो वेपर प्रेशर है उसको भी बताता है। ये फॉर्मूला क्या हम केवल एक्स बी की टर्म्स में ही लिख सकते हैं, तो आंसर होगा नहीं, आप इसको एक्स ए की टर्म्स में भी लिख सकते हो। क्या करना होगा उसमें बस आपको ये वाले स्टेप में एक्स बी को 1 माइनस एक्स ए लिखना पड़ेगा। तो ये पूरा फॉर्मूला आप लोग एक्स ए के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकते हो। एनसीईआरटी में केवल एक्स बी के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, लेकिन पिछली बार पेपर में भी क्वेश्चन आया था जिसमें इस फॉर्मूला को एक्स ए में कन्वर्ट कर दिया था, तो कर सकते हो आप अगर एक्स बी को 1 माइनस एक्स ए ले लो। सो दिस इज व्हाट इज योर रॉल्स लॉ। इसको आप जल्दी से एक बार नोट कर लेंगे वीडियो को पॉज करके, ठीक है, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके है, चलिए एनीवेज करते हैं कंप्लीट काम को। आइए, तो ये सारी कहानी एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, हालांकि हमने लिख लिया है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ठीक है, तो रॉल्ट जो थे उनका नाम पूरा था फ्रैंकोइस मार्टे रॉल्ट, ठीक है। उन्होंने रिलेशनशिप दी थी पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में, और उन्होंने बोला था कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स। फर्क बस इतना आ गया कि यहाँ पे ना वोलेटाइल लिक्विड्स ले लिए, हेनरी ने गैस इन लिक्विड लिया था, इन्होंने दोनों वोलेटाइल लिक्विड लिया, और उन्होंने यही सेम बात बोली कि जो वेपर प्रेशर है एक इकलौते कंपोनेंट का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसकी मोल फ्रैक्शन इन द लिक्विड फेस या मोल फ्रैक्शन इन द सोल्यूशन। सेम ही बात थी, ठीक है। बस ये फर्क क्या है कि लिक्विड लिक्विड है, ठीक है, फर्क क्या है, लिक्विड लिक्विड है, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी निकाल लिया, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स ए के है, प्रेशर P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स बी के है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो सिंबल हटेगा तो यहाँ पे P नॉट ए आ जाएगा, ठीक है, और अगर यहाँ पे मैं हटाऊं तो सिंबल हटेगा तो P नॉट बी आ जाएगा, P नॉट 2 आ जाएगा, ठीक है। जहां पे ये जब नॉट का सिंबल आ गया है तो ये प्योर कंपोनेंट्स के वेपर प्रेशर को डिनोट कर रहा है, ठीक है। और पीटी का फॉर्मूला मैंने आपको निकाल दिया, फिर डेल्टन्स लॉ आपको यूज करनी होगी। डेल्टन्स लॉ क्या बोलती है, टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, ठीक है। तो फाइनल रिएक्शन क्या करेगा, पी टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2, ठीक है। और इसको अभी हमने ड्राइव कर ही लिया है, P1 प्लस P2 का अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमने देखो निकाल लिया P1 प्लस P2, और दोनों को जब जोड़ लिया है तो ये हमारा P टोटल का फाइनल एक्सप्रेशन निकल कर आ जाता है, ठीक है भाई, क्लियर है। आइए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर हम आगे बढ़े तो अगर इसका ग्राफ भी बनाना है तो आप ग्राफ भी बना सकते हो। देखो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, तो ये ग्राफ बनेगा y इज इक्वल टू एम एक्स वाली इक्वेशन का, ये पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये देखो ये वाला ग्राफ दिख नहीं रहा होगा आपको, इतना रुको, ये पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। दूसरा ग्राफ पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, तो अगेन ये y इक्वल्स टू mx का ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ इस वाले ओरिजिन से ले लिया इस बार, ठीक है, इस वाले ओरिजिन से ले लिया। और लास्टली अगर मैं बोलूं आपको जो इक्वेशन था pt इक्वल्स टू पी नॉट ए
प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए एक्स बी। ठीक है, तो ये है y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स का ग्राफ, जहां पे m क्या है आपका एक पॉजिटिव स्लोप है। ठीक है, m क्या है यहाँ पे आपका पॉजिटिव स्लोप है, तो ये आपका ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इसको और डिटेल में आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, क्योंकि इस पे हम क्वेश्चन ही कर लेंगे डायरेक्टली, क्वेश्चन ही हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, अच्छा रॉल्स लॉ को क्या हम एक स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ बोल सकते हैं? तो बिल्कुल बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि देखो हेनरी के हिसाब से P इज इक्वल टू के एच एक्स से होता है, और ये एक लिक्विड गैस इन लिक्विड सोल्यूशन का होता है। और रॉल्ट के हिसाब से P इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स से होता है। तो अगर किसी ऐसे सोल्यूशन के लिए, किसी एक ऐसे सोल्यूशन के लिए मेरा के एच बराबर हो जाएगा पी नॉट ए के लिए, तो क्या मैं बोल सकती हूं कि रॉल्ट लॉ एक स्पेशल केस बन जाएगा हेनरीज लॉ का? ऑब्वियसली, अगर तुमने दोनों को सेम कर दिया तो दोनों सेम ही तो बात हो गई। ठीक है, तो यस आई कैन से कि रॉल्ट लॉ कैन बी ट्रीटेड एज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, लेकिन उसके लिए जो कंडीशन है वो ये रहेगी, द कंडीशन इज गोइंग टू बी दिस। ठीक है, राइट, तो ये सब हमने लिख लिया। आइए, अच्छा अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन की। तो आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं? आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन, अब जिंदगी में सब कुछ आइडियल तो होता नहीं है, तो आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं? वो सोल्यूशन जो रॉल्स लॉ को थ्रू आउट हर कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पे फॉलो करे, उन सॉल्यूशंस को क्या बोलेंगे? आइडियल सॉल्यूशंस। ठीक है, अब ऐसे सॉल्यूशन दो चीजों को मिला के बन रहे हैं, क्योंकि मैं रॉल्स लॉ लिक्विड लिक्विड की बात करूं तो दो लिक्विड्स को मिक्स करके बन रहे हैं, ए को और बी को। तो ए की जो इंटरेक्शन है वो ए इंटरेक्शन है, जो बी में इंटरेक्शन हो रही है वो बी इंटरेक्शन है, दोनों में जो आपस में इंटरेक्शन हो रही है वो ए बी इंटरेक्शन है। तो दो लिक्विड्स को जब मिक्स कर रहे हो, ठीक है, दो लिक्विड्स को जब आप मिक्स कर रहे हो, ठीक है, तो ए की इंटरेक्शन बी की इंटरेक्शन, दोनों को मिक्स कर दिया, ए बी इंटरेक्शन। जब ये इंटरेक्शन बराबर होंगी तो ये एक आइडियल सोल्यूशन होगा। ठीक है, ये दोनों, ये इंटरेक्शन और ये इंटरेक्शन सेम स्ट्रेंथ में है, सेम आपकी अमाउंट में है, तो ये आपका एक आइडियल सोल्यूशन होगा। ऑल्सो जब ये सोल्यूशन बनेगा तो कोई इंथैल्पी आपका चेंज नहीं आएगा, ना एनर्जी रिलीज होगी ना एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, कोई वॉल्यूम का चेंज नहीं आएगा, ना वॉल्यूम इंक्रीज होगी ना वॉल्यूम कम होगी। तो ऐसे सोल्यूशन को बोलेंगे आइडियल सोल्यूशन। तो आइडियल सोल्यूशन क्या है? रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा, इंटरैक्शन सेम रहेगा, इंथैल्पी चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो ये चार कंडीशन है किसके लिए? आइडियल सोल्यूशन के लिए। जिंदगी में आइडियल पर कुछ होता नहीं है, होता क्या है? नॉन आइडियल। तो हम लोग पढ़ेंगे कि नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं। अगर मैं बात करूं, पहले एग्जांपल लिख लो इसके, ये आ जाते हैं पेपर में। ठीक है, ये बोर्ड्स में भी आए थे और सीयूईटी में भी आते हैं, तो ये आपको एग्जाम्पल से याद होने चाहिए कि एग्जाम्पल क्या है। ये आइडियल सोल्यूशन के एग्जाम्पल है। ठीक है, आइए अगर मैं बात कर लूं नॉन आइडियल, तो नॉन आइडियल सोल्यूशन वो है जो रॉल्स लॉ को फॉलो ना करे, सिंपल बात है, इंटरेक्शन सेम ना हो, इंथैल्पी चेंज जीरो ना हो और वॉल्यूम चेंज जीरो ना हो। ठीक है, सिंपल कहानी है। ठीक है, तो सोल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा वो क्या है? एक नॉन आइडियल सोल्यूशन। अब नॉन आइडियल सोल्यूशन दो टाइप के होते हैं। ठीक है, नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं? दो टाइप के होते हैं। ये बात हमने लिख ली है कि उसमें इंटरेक्शन बराबर नहीं होगी और डेल्टा एच मिक्सचर और वी मिक्सचर भी जीरो के बराबर नहीं होगा। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन आपके दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। मतलब रॉल्स लॉ से पॉजिटिव डिविएशन दिखा रहा है, रॉल्स लॉ से नेगेटिव डिविएशन दिखा रहा है। रॉल्स लॉ आपको क्या बताती है? वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, पीटी बताती है। ठीक है, रॉल्स लॉ ने बोला कि वेपर प्रेशर आना चाहिए 2 atm, और अगर आपके उस लिक्विड का वेपर प्रेशर आ रहा है, उस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर आ रहा है 4 atm, या हो सकता है आ रहा है 1 atm, तो अगर वेपर प्रेशर ज्यादा ऑब्जर्व कर रहा है तो एक पॉजिटिव डिविएशन दिखा रहा है वो रॉल्स लॉ से। अगर वेपर प्रेशर वो कम ऑब्जर्व कर रहा है तो वो एक नेगेटिव डिविएशन दिखा रहा है फ्रॉम रॉल्स लॉ। तो रॉल्स लॉ से आप दो तरीके की डिविएशन देख सकते हो, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर रॉल्स लॉ से कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर जो आना चाहिए उससे ज्यादा आ रहा है तो पॉजिटिव डिविएशन, उससे कम आ रहा है तो नेगेटिव डिविएशन। ठीक है, तो यही हमारे दो केसेस हो जाते हैं आपके डिविएशंस के। तो अगर मैं पॉजिटिव नेगेटिव की बात करूं तो पॉजिटिव डिविएशन में वो सोल्यूशन आएंगे जहां पे आपके, अब यहां पे याद रखने का तरीका मैं बता रही हूँ। पॉजिटिव डिविएशन ऐसा सोच के लगेगा कि मैम जो चीज बन रही है ना वो स्ट्रॉन्ग बन रही है क्योंकि पॉजिटिव है ना मैम, पर याद रखना उल्टा होगा। ठीक है, जो चीज बन रही है वो कमजोर बनेगी। तो अगर मैं पॉजिटिव डिविएशन की बात करूं तो ए बी इंटरेक्शन जो आपके रिजल्टेंट इंटरेक्शंस है वो वीकर है इन कंपैरिजन टू योर ओरिजिनल इंटरेक्शंस। ठीक है, राइट। ऑल्सो पहली बात तो यही हो गई है। ठीक है, दूसरी बात, जो वेपर प्रेशर आप ऑब्जर्व करोगे ऑब्वियसली वो ग्रेटर होगा, कैलकुलेटेड वैल्यू से वो ग्रेटर होगा। ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है।
तीसरी बात, ठीक है, ये बात हो गई है, ठीक है। देख लो एक बार एग्जांपल, जैसे कि आपने इथेनॉल और एसीटोन को मिक्स किया, ठीक है। अब ऑब्वियसली इथेनॉल में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अगर तुम इन दोनों को मिक्स करोगे, ठीक है, अरे भाई, हाँ, इथेनॉल में क्या होती है, मान जाओ, हाँ, इथेनॉल में क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि स्ट्रांग है। मतलब कि मैं बोल रही हूँ कि ये इंटरेक्शन स्ट्रांग है। अब तुम इसको एसीटोन के साथ मिक्स कर रहे हो, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो जो चीज बन रही है वो एक अच्छी चीज नहीं बन रही है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ ए इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर है आपकी ए बी इंटरेक्शन की, राइट। सो दिस इज अ पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल, ठीक है। क्या है, पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल। अब पॉजिटिव डेविएशन में डेल्टा एच मिक्सचर भी ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा वी मिक्सचर भी ग्रेटर देन जीरो, यानी कि एनर्जी यहाँ पे आपकी इंथैल्पी पॉजिटिव है, यानी कि एंडोथर्मिक प्रोसेस, यानी कि हीट देनी पड़ेगी, क्योंकि बनना चाहता नहीं है, इसको जबरदस्ती बनाना पड़ेगा, तो हीट देनी पड़ेगी। अगेन वॉल्यूम चेंज, वॉल्यूम इंक्रीज होगी। और जितने भी पॉजिटिव डेविएशन वाले होते हैं, नाम से उल्टा अगेन वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बनाते हैं। अब एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं मैम, तो एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, एजियोट्रॉप्स वो मिक्सचर्स ऑफ लिक्विड होते हैं जिनकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है इन बोथ लिक्विड एंड वेपर फेज, ठीक है। दोनों में इनकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी और इनको आप कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। आप इनको सेपरेट आउट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो वही इथेनॉल और वाटर आपका क्या होता है, एक एजियोट्रॉप होता है, ठीक है। तो मैं अगर बात करूं पॉजिटिव डेविएशन के लिए, ठीक है, तो क्या क्या बोल सकती हूँ, वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा, ए बी इंटरेक्शन आपकी वीकर होंगी, डेल्टा एच मिक्सचर ग्रेटर देन होगा जीरो, डेल्टा वी मिक्सचर भी ग्रेटर देन होगा जीरो। चौथी बात क्या होगी यहाँ पे आपकी, दैट इज ये एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाएंगे। देखो नाम से उल्टा, पॉजिटिव जो बन रहा है कमजोर बन रहा है, पॉजिटिव जो बन रहा है मिनिमम बन रहा है। तो ये याद करने का तरीका रहेगा आपको कि इसके बारे में आपको क्या क्या बातें याद रखनी है। अगेन लास्ट क्वेश्चन आएगा एग्जाम्पल से, सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम्पल से आता है, तो एग्जाम्पल्स बहुत सारे आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ। एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है, एसीटोन और इथेनॉल, ठीक है, उसके बाद एसीटोन और बेंजीन, बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड, पानी और इथेनॉल, ठीक है। ये मेन एग्जाम्पल्स है जो पेपर में पूछे जाते हैं, वो आप लोग के सामने। और लास्टली आपका हो जाएगा दैट इज अगेन क्लोरोफॉर्म एंड इथेनॉल। तो ये सारे आपके पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल हैं, पेपर में डेफिनेटली आ सकते हैं, रट के चले जाना है आपको इनको बिल्कुल याद से, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव, सब उल्टा हो जाएगा नेगेटिव में, जितना अभी तक पढ़ा था उससे उल्टा होगा। नेगेटिव डेविएशन में ए बी बी इंटरेक्शन कमजोर होंगी ए बी इंटरेक्शन से, वेपर प्रेशर जो आना चाहिए उससे कम आएगा, डेल्टा एच मिक्सचर अगेन आपकी लेस देन जीरो होगी, डेल्टा वी मिक्सचर भी आपकी अगेन लेस देन जीरो होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो चीज बन रही है, जैसे आपने क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को मिक्स किया, तो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन में इंडिविजुअली कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, बट जब दोनों को मिक्स किया तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई, यानी कि ए बी इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर हो गया। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकती हूँ, मैं यहाँ पे ये बोल सकती हूँ कि पहली बात वेपर प्रेशर जो आपको चाहिए उससे लेस आएगा, दूसरी बात ए बी इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर है ए और बी बी इंटरेक्शन से, डेल्टा एच मिक्सचर ग्रेटर देन जीरो है, डेल्टा वी मिक्सचर भी ग्रेटर देन जीरो है, और लास्टली मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाएंगे, ठीक है। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप ये आपका बनाएंगे, ठीक है। आप लोग के सामने एग्जांपल में डाल देती हूँ, एग्जांपल्स क्या रहेंगे जल्दी से इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। एजियोट्रॉप की डेफिनेशन मैंने आप लोग को लिखवा दी है, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, एग्जाम्पल रहेंगे आपके, दैट इज एसिड, जहां भी आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिले, जिनमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो सब आपके नेगेटिव डेविएशंस शो कर रहे होंगे, ठीक है भाई। ऑलराइट, सो विद दैट लेट्स start the most important section of this chapter, that is your colligative
प्रॉपर्टीज। ऑलराइट बच्चों, तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि आज अब जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अभी तक हमने दो टाइप के सोल्यूशन मिक्सचर्स पढ़ लिए, जो कि था आपका गैस इन लिक्विड और दूसरा था लिक्विड इन लिक्विड। अब सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा वेटेज वाला जो सेक्शन है वो आपका यहाँ से शुरू होता है, जिसमें हम पढ़ेंगे अगर मेरे पास एक मिक्सचर है जिसमें मेरे पास सॉलिड इन लिक्विड है, मतलब मैंने सॉलिड इन लिक्विड डाला, जैसे कि मैंने चीनी को पानी में डाला, नमक को पानी में डाला, ग्लूकोज को पानी में डाला, या किसी भी लिक्विड में डाला, तो जो चीज हम ऑब्जर्व करते हैं वो होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, अगर मैं नाम से बात करूं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बेसिकली आपकी क्या होती है, मतलब अगर मैं नाम से बात करूं तो मीनिंग होता है इनका कि टुगेदर बाइंड करना, मतलब साथ में चिपकना, साथ में रहना। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इसलिए केवल एक ही चीज के ऊपर डिपेंड करती हैं, वो होती है नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स। तुमने कितने सल्यूट के पार्टिकल्स डाले उसके ऊपर आपकी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो क्या करती है, डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं अब अलग अलग टाइप के आपके पास क्या हो सकते हैं, सल्यूट हो सकते हैं, जैसे कि यूरिया आ गया, सुक्रोस आ गया, पोटेशियम नाइट्रेट, शुगर, कॉमन सॉल्ट, मोहर सॉल्ट, ग्लूकोज, अमोनियम क्लोराइड, मैक्रोस्कोपिक सॉल्ट। मतलब अगर मैं बोलूं, देखो आपके जो क्या कहते हैं सल्यूट हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइड हो सकते हैं। देखो, या तो वो आपके कोवलेंट सॉलिड्स हो सकते हैं, ठीक है, या फिर वो आपके आयोनिक हो सकते हैं। जनरली जितने भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो ऑर्गेनिक आपके कोवलेंट सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, आयनिक सॉल्वेंट्स सॉल्यूट्स की अगर मैं बात करूं तो इनके साथ दो केसेस होंगे, ये ब्रेक डाउन कर सकते हैं अपने कांस्टेंट पार्टिकल्स में, या फिर ये जुड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो अगेन इस पे जो पैरामीटर रहेगा वो भी मैं आगे बताऊंगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपके जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो एक चीज पे डिपेंड करी होंगी कि तुमने कितने सल्यूट पार्टिकल्स अपने लिक्विड सोल्यूशन में डाले हैं। ठीक है, और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे को मिलती है, जितने भी सॉलिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन वॉलेटाइल, मतलब कि वो वेपराइज नहीं करते। लिक्विड्स वेपराइज करेगा, गैस वेपराइज करेगा, बट सॉलिड्स वेपराइज नहीं करेंगे। राइट, सो ऑब्वियसली जितने ये पार्टिकल्स हैं उसके ऊपर आपकी प्रॉपर्टीज जो है वो डिपेंडेंट होंगी, और ये प्रॉपर्टीज केवल और केवल डिपेंडेंट है बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। चार चीजें हम देख सकते हैं। पहला, वेपर प्रेशर आपका कम होगा। ठीक है, आप किसी भी लिक्विड में अगर आप सॉलिड को डालोगे तो आप सबसे पहली चीज ऑब्जर्व करोगे, वेपर प्रेशर कम होगा। दूसरा, फ्रीजिंग पॉइंट उसका कम होगा। तीसरा, बॉइलिंग पॉइंट उसका इंक्रीज का होगा, और कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड ऑस्मोटिक प्रेशर भी होगा। राइट, ये चारों की चारों प्रॉपर्टीज आपके सल्यूट पार्टिकल्स के नंबर के ऊपर डिपेंडेंट होती है, ना कि सल्यूट के नेचर के ऊपर, ना ही सॉल्वेंट के नेचर के ऊपर। तो ये चारों की चारों प्रॉपर्टीज क्या कहलाती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो हैं जो कि सोल्यूशन हम लेके चलते हैं, क्या है, डाइल्यूट है, और डिपेंड करेगा केवल और केवल किसके ऊपर, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर। कितने सोल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट है, अगर उस पर डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज की बात करें तो उनको बोलते हैं क्या, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। चार प्रॉपर्टीज है जो हम पढ़ते हैं। पहली है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर। आइए एक सवाल लीजिए और फिर उसके बाद हम पहली प्रॉपर्टी को शुरू करेंगे। पहली क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू थिंक इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इनमें से कौन सा एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। पहला ऑप्शन है बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा ऑप्शन है फ्रीजिंग पॉइंट, तीसरा ऑप्शन है ऑस्मोटिक प्रेशर, और चौथा ऑप्शन है वेपर प्रेशर। बताइए कौन सा होगा। अब देखो, मैंने बोला एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, बॉइलिंग पॉइंट तो प्रॉपर्टी नहीं है, फ्रीजिंग पॉइंट अकेला एक प्रॉपर्टी नहीं है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक प्रॉपर्टी है। यस, ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं शुरुआत से, और सबसे पहले हम बात करेंगे किससे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से। तो उसके लिए हम थोड़ा सा बैकड्रॉप में चलते हैं और आपको मैं कुछ बातें हैं जो समझाना चाहूंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक बॉक्स है, ठीक है, अब मैंने क्या किया, मेरे पास दैट इज कि मेरे पास सॉल्वेंट है ए, ठीक है, जो कि क्या है, लिक्विड है। ठीक है, तो यहाँ पे ए लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है, और लिक्विड क्या होता है, वॉलेटाइल होता है, तो कुछ ना कुछ ये वेपर फेस में भी होगा। ठीक है, इसमें मैंने अब ऐड कर दिया बी सॉलिड, और सॉलिड क्या होते हैं, नॉन वॉलेटाइल। ठीक है, अब जो बनेगा वो क्या होगा, ये तो रहेगा ही, मैं ऑलरेडी था। ठीक है, लेकिन अब कुछ ना कुछ यहाँ पे बी भी आ जाएगा।
ठीक है। जो ए है वो वॉलेटाइल है तो वो तो वेपराइज करेगा, लेकिन जो बी है वो वॉलेटाइल नहीं है, वो क्या है, नॉन वॉलेटाइल है, तो क्या वो वेपराइज करेगा, नहीं, वो वेपराइज नहीं करेगा। और अगर वो वेपराइज नहीं करेगा तो मेरे पास पहले जो कंपोनेंट था वो दोनों मतलब टोटल कंपोनेंट्स सारे वॉलेटाइल थे, तो ऑब्वियसली ज्यादा मॉलिक्यूल्स ऊपर थे। अब मेरे पास कुछ तो है वॉलेटाइल और कुछ है नॉन वॉलेटाइल, तो ऑब्वियसली कुछ आपके जो होंगे वो वेपर फेज में होंगे और कुछ आपके वेपर फेज में नहीं होंगे। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो अगर मेरा यहाँ पे प्रेशर क्योंकि केवल और केवल ए का था तो दैट वाज पी नॉट ए, और अब क्योंकि वेपर प्रेशर किसका निकलता है, जो वॉलेटाइल है, बी तो वॉलेटाइल है ही नहीं, तो बी का तो वेपर प्रेशर निकालेंगे ही नहीं, तो मैं यहाँ पे बी का ए का वेपर प्रेशर निकालूंगी, बट ऑब्वियसली प्योर ए नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपका मिक्सचर बन चुका है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पी नॉट ए में ए जो वेपर प्रेशर है और पी ए जो वेपर प्रेशर है, दोनों में से ज्यादा कौन सा होगा, भाई दिमाग लगाइए। अगर मेरे पास वॉलेटाइल चीजें ज्यादा हैं तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा, वॉलेटाइल चीजें कम है तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि जैसे ही मैंने एक सॉलिड को ऐड करा मेरा जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो गया, मेरा वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो गया। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि मेरी वेपर प्रेशर कितना डिक्रीज हुआ, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितना था मैम, पहले पी नॉट ए था और अब पी ए हो गया है, तो कितना कम हुआ मैम, इतना कम हुआ, कितना कम हुआ मैम, इतना कम हुआ। ठीक है, अच्छा अगर मैं रिलेटिव इसके कंपेयर करूं कि पहले के कंपैरिजन में कितना कम हुआ, अगर मैं बोलूं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होगा, तो रिलेटिव के लिए आप ओरिजिनल से डिवाइड कर दो, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, ये जो टर्म है ये क्या बताती है, दिस इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रैक्शन ऑफ योर सल्यूट, क्योंकि सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज केवल और केवल सल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि मेरा पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या इज इक्वल्स टू योर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ। ये आपका फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा, दैट इज फॉर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, किसके लिए, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला यहाँ पे आएगा। अच्छा, क्योंकि मैं बोलती हूँ कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए निकालते हैं, डाइल्यूट सोल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इज वेरी वेरी लेस देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, डाइल्यूट का मतलब सॉल्वेंट ज्यादा है, सल्यूट बहुत कम है। ठीक है, तो क्या मैं बी को नेग्लेक्ट कर सकती हूँ विद रिस्पेक्ट टू ए, तो क्या मेरा ये जो फॉर्मूला जो मैं यूज करती हूँ मैं उसको लिख सकती हूँ कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पी नॉट ए अपॉन पी ए अपॉन पी नॉट ए विल बी इक्वल्स टू एन बी अपॉन एन ए। ठीक है, क्या मैं इसको ये लिख सकती हूँ, क्या मैं अपने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को लिख सकती हूँ, क्या पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल्स टू एन बी अपॉन एन ए, और इसी फॉर्मूले को मैं रिजॉल्व भी करके लिख सकती हूँ, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल्स टू गिवन मास ऑफ बी अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी अपॉन गिवन मास ऑफ ए अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ, क्या हम ये लिख सकते हैं, राइट तो ये लिखा जा सकता है, ऑब्वियसली हम लिखा जा सकता है। तो आपको पहली बात तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए क्योंकि डायरेक्टली फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या है ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, पी नॉट ए इज प्योर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए, पी ए इज योर वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, डब्ल्यू बी इज गिवन मास of solute, Mb is molecular mass of solute, ठीक है, this is given mass of solvent and this is molecular mass of solvent। ठीक है, सो टेक्निकली मैं यहाँ पे पूरी बातें बोल सकती हूँ कि जैसे ही आप एक सोल्यूशन में, एक लिक्विड में सॉलिड को डालोगे तो वेपर प्रेशर कम होगा, और यही एक आपकी मेन फैक्टर है पूरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डिसाइड करने के लिए। ठीक है, अगर इतनी बात क्लियर हो गई है तो बढ़ते हैं आगे। ठीक है, पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई। अभी दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अच्छा अगर मैं यहाँ पे एक वर्ड बोलूं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है,
बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जब आपके सोल्यूशन का वेपर प्रेशर बराबर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। ठीक है, उस टेम्परेचर को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, राइट। अब आपके पास दो सोल्यूशंस है। ठीक है, आपके पास दो सोल्यूशंस है। ठीक है, एक फॉर एग्जांपल आपके पास केवल सॉल्वेंट है, प्योर है। ठीक है, और आपके पास एक मिक्सचर है। ठीक है, दिस इज प्योर लिक्विड ए, दिस इज सोल्यूशन ऑफ A plus B where B is your solid solute। ठीक है, तो अभी तुमने पिछली प्रॉपर्टी में क्या सीखा? जो प्योर A का वेपर प्रेशर है, ठीक है, प्योर A का वेपर प्रेशर है A और P नॉट A, और जो इसका वेपर प्रेशर है दैट इज PA। दोनों में से ज्यादा बड़ी वैल्यू क्या होगी? तुमने जब सॉलिड को लिक्विड में डाला तो वेपर प्रेशर कम हुआ। क्या सीखा आपने? वेपर प्रेशर कम किया, तो ये वैल्यू क्या होगी? लेस, एंड ये वैल्यू क्या होगी? मोर। ठीक है, अगर एक सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है और एक का ज्यादा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मान के चलूं दिस इज 0.8 ATM एंड दिस इज फॉर एग्जाम्पल 0.5 ATM, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो फिक्स है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? मैं मान के चलूं इट इज 1 ATM। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1 ATM। ठीक है, तो अब आपको बॉइलिंग पॉइंट मैंने बताया, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जहां पे आपका वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो। तो 0.8 से इसको 1 जाना है, 0.5 से इसको 1 जाना है। ठीक है, तो ज्यादा मेहनत किस में लगेगी? ऑब्वियसली इसको आपको लेस टेम्परेचर देना पड़ेगा क्योंकि इसे कम डिस्टेंस कवर करना है, और इसको आपको मोर टेम्परेचर देना पड़ेगा। मतलब ऑब्वियसली अगर प्योर लिक्विड का, प्योर पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस था तो हो सकता है कि मैम इसका 101 डिग्री सेल्सियस हो, क्योंकि आपने सॉलिड डाल दिया, और सॉलिड डाल दिया है तो ऑटोमेटिकली आपका वेपर प्रेशर कम हो गया, और वेपर प्रेशर कम हुआ है तो बॉइलिंग पॉइंट आपका इंक्रीज हो गया। तो आपको यही तो प्रॉपर्टी बताती है। प्रॉपर्टी क्या बोलती है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या बोलती है ये? जब भी तुमने एक सॉलिड को लिक्विड में डाला तो तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन बड़ा हो जाएगा प्योर लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट के। क्या बोलती है? क्या बोलती है कि ये आपका जो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज ग्रेटर देन boiling point of your pure solvent। क्या बोलती है ये प्रॉपर्टी? ये बात बोल देती है कितना बढ़ता है वही फॉर्मूला बनता है। ये बात तो आई थिंक हर बच्चे को समझ में आ चुकी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यार से परोसा हुआ कंसेप्ट है। आपको अगर आप ये समझ में आ गया तो फॉर्मूले का मतलब समझ में आएगा कि क्यों हमने ऐसा बोला। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ा? बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, इतना बड़ा। और जो ये बॉइलिंग पॉइंट होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपकी मोलालिटी के। किसके? मोलालिटी के। और जब ये सिंबल हटता है तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं आपका मोलर एलिवेशन कांस्टेंट KBM। अब इसको अगर आप ओपन करो तो इट इज TB माइनस T नॉट B। ये भी आपके सामने है। मोलालिटी क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, ग्राम में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई। और यहाँ पे वैसे वेंट ऑफ फैक्टर एक टर्म आएगा जो कि क्या है वो मैं आपको आने वाले कुछ मिनटों में आपको बता दूंगी। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द फॉर्मूला फॉर योर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है बात सभी लोगों को? ठीक है, दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन एंड दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ योर सॉल्वेंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये मोलालिटी का फॉर्मूला तो सेम है, वही लेके चलना है। के भी यहाँ पे कांस्टेंट है जो कि है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट भी इसका नाम होता है। ठीक है भाई, क्लियर है कहानी बॉइलिंग पॉइंट की? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, वेपर प्रेशर कम हुआ तो। ठीक है, अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीजिंग पॉइंट। अगर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ेगा। थर्ड प्रॉपर्टी दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, मतलब कि अगर मैम बॉइलिंग पॉइंट आपका, अगर मैम आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ?
बढ़ा तो फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा। सेम है, अब इसमें ज्यादा घुसने की जरूरत है नहीं हमें चीजों में, क्योंकि हमें बस याद रखना है। तो फ्रीजिंग पॉइंट घटा मतलब कि अगर आपने सॉलिड को लिक्विड में ऐड करा तो एक सोल्यूशन बना, ठीक है। तो अगर इस लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट टी नॉट एफ है क्योंकि प्योर है ये, तो जो सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है यहाँ पे आपका क्या आएगा, डिक्रीज आएगा, ठीक है। क्या आएगा, डिक्रीज आएगा सॉलिड को डालने से। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि मैम मेरा टी एफ जो है वो क्या है, लेस देन है मेरे टी नॉट एफ के, ठीक है। तो कितना लेस है, तो डिप्रेशन कितना आया, डिप्रेशन आया मैम टी नॉट एफ माइनस टी एफ। मतलब अगर मैं मान के चलो लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है तो इसका हो सकता है -0.12 डिग्री सेल्सियस हो जाए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका और कुछ कम हो जाएगा, मतलब ये तो माइनस में, ठीक है। तो अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो इसका सिंपल फॉर्मूला रहेगा, मतलब ये इसमें ज्यादा दिक्कत की बात है नहीं। तो डेल्टा टी एफ भी आपका प्रोपोर्शनल होता है मोलालिटी के, लेकिन यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है उसको बोलते हैं आपका मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर काइरोस्कोपिक कांस्टेंट। टी एफ क्या होगा आपका, जो है फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आया है, यानी कि टी नॉट एफ माइनस टी एफ इज इक्वल टू वेंटो फैक्टर अगेन आएगा के एफ इंटू एम गिवन मास ऑफ योर सल्यूट, मोलिकुलर मास ऑफ सल्यूट गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में, और ऊपर 1000। बेसिक फॉर्मूला फॉर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बस फॉर्मूला लिखते चलिए, अब समझने वाली बातें आपकी सब कंप्लीट हो चुकी हैं, बस आपको अब न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव से फॉर्मूले पता होने चाहिए। टी नॉट एफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। टी एफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। बाकी तो मोलालिटी आपको पता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने दो कांस्टेंट पढ़े, ठीक है, इन दोनों प्रॉपर्टी में के एफ और के बी। तो याद रखना जो ये दोनों कांस्टेंट है ये डिपेंड करते हैं ओनली ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, केवल सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंडेंट है ये। अगर सॉल्वेंट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तुमने कुछ भी इसके अलावा चेंज किया, कोई इन पे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर सॉल्वेंट बदल दोगे तो के एफ के भी आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो केवल हमें इस पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है जो हम लोग आपकी लाइव क्लासेस में कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो आप लोग को ये फॉर्मुलेस आपकी टिप्स पे होने चाहिए। दिस ब्रिंग्स अस टू द लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो कि है क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर है क्या, उसे समझने से पहले मैं चाहूंगी कि हम एक बार देख लें कि ऑस्मोसिस क्या होता है, ठीक है। ये सब हमने ऑलरेडी लिख दिया है ना। तो डायरेक्टली हम ऑस्मोसिस की जो कहानी है उस पर बढ़ते हैं, ठीक है। ये पीडीएफ आपको वैसे मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं ऑस्मोटिक की कहानी की बात करूं तो ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर दो चीजें हैं, ठीक है। ऑब्वियसली हम सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए ही यूज कर रहे हैं, तो ये भी हमारा डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए रहेगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी जो होती है वो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ठीक है। क्या होता है, बेसिकली ये बताता है कि ऑस्मोसिस क्या है। ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ अ सॉल्वेंट फ्रॉम अ डाइल्यूट सोल्यूशन टू अ कंसंट्रेटेड सोल्यूशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। डेफिनेशन पहले आप लिख लो और फिर मैं आपको इसका मतलब बता देती हूँ, ठीक है। मतलब क्या है, ऑस्मोसिस क्या है, अगर मैं बोलूं तो ऑस्मोसिस है क्या, आपके पास एक कंटेनर है, बीच में आपने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पे आपने, ये आपके पास सॉल्वेंट है प्योर, और यहाँ पे आपके पास सोल्यूशन है, ठीक है। दिस इज प्योर सॉल्वेंट एंड दिस इज सोल्यूशन, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रही है किसकी, मूवमेंट हो रही है किसकी, आपके सॉल्वेंट की। तो सॉल्वेंट इधर से इधर मूव करता है, ठीक है। प्योर सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा है, और यहाँ पे सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा है तो यहाँ पे सॉल्वेंट की मात्रा आपकी कम है, और सल्यूट की मात्रा ज्यादा है, क्योंकि ये आपका क्या है, ये आपका बेसिकली सोल्यूशन है, ठीक है। यहाँ तो सल्यूट था ही नहीं, तो यहाँ पे सल्यूट नहीं है तो उसको एक ओवरऑल डाइल्यूट सोल्यूशन बोल सकते हो, और यहाँ पे क्योंकि सल्यूट है तो उसको एक कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन बोल सकते हो। तो क्या मैं इसकी डेफिनेशन जो है ऑस्मोसिस की, तो क्या मैं ऑस्मोसिस को बोल सकती हूँ, इट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट थ्रू
सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम डाइल्यूट सोल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, ठीक है, या फिर फ्रॉम लेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। और अगर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में लिखना है तो क्या लिखा जा सकता है, सॉल्वेंट की ज्यादा है, मोर कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। देखो बातें सारी सेम है, बस लिखने का तरीका अलग है। एक ही बात बोल रहा है, डाइल्यूट सोल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, सोल्यूट कम, सोल्यूट ज्यादा, सॉल्वेंट ज्यादा, सॉल्वेंट कम, तीनों में से कुछ भी बोले बात एक ही है। इसी को क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोल देते हैं, ठीक है। अब इस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, इस ऑस्मोसिस को स्टॉप करने के लिए जो प्रेशर लगाया जाता है उस प्रेशर को क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। उस प्रेशर को क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। अच्छा अगर मैं इसकी डायरेक्शन बदलना चाहूं, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी डायरेक्शन बदलना चाहूं, मतलब कि अभी ये मूव कर रहा है डाइल्यूट सोल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, अगर मैं उल्टा करना चाहूं, ठीक है, मैं कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन से डाइल्यूट सोल्यूशन मूव करवाना चाहूं, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि मैं सोल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट की तरफ मूव करवाना चाहूं, ठीक है, कैसे कर सकते हैं, कर तो सकते हैं, पर इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, इस फिनोमेना को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, दैट इज RO। और ये तब होगी जब मैं एक प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई करूंगी रिवर्स डायरेक्शन में, ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन में, तो ये मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पलट जाती है और इसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। और इसका काफी ज्यादा एप्लीकेशन होता है किसमें, डीसैलिनेशन ऑफ वाटर में, ठीक है। आपके घर में RO है तो RO में क्या हो रहा है, गंदे पानी से साफ पानी, सोल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट, गंदे पानी से साफ पानी, दैट इज RO। अगेन एन एप्लीकेशन ऑफ वन ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ये आपकी पूरी कहानी रहेगी किसकी, ऑस्मोटिक प्रेशर की। बस फॉर्मूला देख लीजिए। सो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के और टेम्परेचर के। कांस्टेंट आता है CRT, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हो, कंसंट्रेशन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर इनटू R गैस कांस्टेंट और T इज योर टेम्परेचर। R की वैल्यू आप 0.0821 ले सकते हो अगर आपको टेम्परेचर ATM में लिखना है, ठीक है, और 0.083 के आसपास लेते हो अगर आपको प्रेशर को बार में निकालना है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर एंड दिस इज टेम्परेचर। सो दिस ब्रिंग्स टू द लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आपके सामने यहाँ पे मैंने आपको दिखाई, ठीक है। डेफिनेशन आप देख भी सकते हो, हालांकि मैंने आपको पहले ही बता दिया। सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ सॉल्वेंट फ्लोइंग फ्रॉम सॉल्यूशन व्हेन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन आर सेपरेटेड बाय अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, ठीक है भाई। और इसके आगे अगर मैं बढ़ूं तो अब हमारा फाइनल जो कंसेप्ट है वो निकल के आता है और उसको बोलते हैं क्या, एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है। क्या है एबनॉर्मल मोलर मास, देखो एबनॉर्मल मोलर मास का कंसेप्ट आता है जब मैं आपके सोल्यूशन की बात कर रही हूँ, दैट इज सॉलिड इन लिक्विड की बात कर रही हूँ, ठीक है। जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, जितनी भी आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, चाहे मैं पहली बात कर लूं दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, आपको बोलता है कि मोल फ्रैक्शन के बराबर है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलता है कि ये KB इंटू मोलालिटी के सम के बराबर है, प्रोडक्ट के बराबर है। डेल्टा TF बोलता है कि ये KF इंटू मोलालिटी के प्रोडक्ट के बराबर है। और लास्ट में आपको ऑस्मोटिक प्रेशर बोलता है कि ये CRT के बराबर है, ठीक है। आप लैब में गए, आपने एक्सपेरिमेंट किया, आपने एक मोल NaCl का डाला और आपने देखा कि मैम बॉइलिंग पॉइंट जो है फॉर्मूला बताता है कि तुमने अगर 1 मोल NaCl का डाला, ठीक है, फॉर एग्जांपल 1 लीटर पानी में, तो तुम्हारा जो डेल्टा TB है वो 100 डिग्री सेल्सियस आना चाहिए। ये आपने कैलकुलेट कर दिया फॉर्मूले से। लेकिन जब आपने ऑब्जर्व किया, आपने लैब में ये सेम एक्सपेरिमेंट किया और आपने चेक किया कि यार कितना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज आया, तो आपने देखा कि डेल्टा TB 100 ना होके, मतलब फॉर एग्जाम्पल 101 आना चाहिए था, थोड़ा इंक्रीज कर दिया मैंने, 101 आना चाहिए था, बट अब कितना आ रहा है, 102 डिग्री सेल्सियस ऑब्जर्व करके। तो आप बोलोगे यार मैम फॉर्मूले से तो इतना आना चाहिए बट इतना आ रहा है, तो क्या दिक्कत है मैम। अब दिक्कत यहाँ पे ये है कि आप जो सल्यूट ले रहे हो वो कैसा ले रहे हो,
ठीक है। सल्यूट अगर एक इलेक्ट्रोलाइट है यानी कि एक आयनिक सॉलिड है तो वो डिसोसिएट और एसोसिएट कर सकता है। अगर वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि कोई कोवलेंट सॉलिड है तो कोई दिक्कत नहीं है, यूरिया, ग्लूकोज, इनके लिए आपको आंसर सेम मिलेगा। ठीक है। लेकिन इसमें जैसे कि तुमने NaCl का डाला तो 1 मोल, पर जब ये पानी में गया तो Na+ और Cl- में टूट गया। तो डाला तुमने 1, अंदर गया 2, फॉर्मूला लगाया 1 का, रिजल्ट मिला 2 का, तो कहीं ना कहीं तो एक गड़बड़ हो रही है, कहीं ना कहीं तो एक एरर आ रहा है। तो इसी एरर को सही करने के लिए जो आपको एबनॉर्मल मोलर मास मिल रहा था कैलकुलेट करके, हमने इंट्रोड्यूस किया एक फैक्टर जिसको बोलते हैं क्या, वेंट हॉफ फैक्टर। क्या था वो करेक्शन फैक्टर? वेंट ऑफ फैक्टर। तो उन्होंने क्या क्या कहा कि जो भी तुम्हारा फॉर्मूला है उसमें वेंट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद जो तुम्हें वैल्यूज मिलेंगी वो हमेशा सही वैल्यूज ही मिलेंगी। ठीक है। तो आपका जो कंप्लीट फॉर्मूला एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का होता है वो इसके साथ होता है। अगर आप बिना वेंट ऑफ फैक्टर के फॉर्मूला निकालोगे तो हमेशा आप गलती करोगे, और एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो हर एक बच्चा करता है। ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो एब्नॉर्मल मोलर मास क्या है, एक बार जरा डेफिनेशन अगर मैं बोलूं तो इट इज नोन फैक्ट दैट जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जब उनको पानी में डालोगे तो डिसोसिएट कर जाएगा। ठीक है। जैसे NaCl टूट गया था, और इसी की वजह से आपको एक एरर मिलेगा। तो वेंट ऑफ फैक्टर के 3 फॉर्मूले होते हैं। ठीक है। हम इस्तेमाल हालांकि सबसे ज्यादा एक ही करते हैं। पहला, नॉर्मल मोलर मास अपॉन एब्नॉर्मल मोलर मास, मतलब जितना मास आना चाहिए था और जितना तुम्हें मिल रहा है वो। हो सकता है बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री आया है और 102 डिग्री आया है और आना चाहिए था यहाँ पे 101, कैलकुलेट किया 101 और आया 102। तो ये आपका एक तरीका ये भी हो सकता है वेंट ऑफ फैक्टर निकालने का। लेकिन सबसे ज्यादा इस्तेमाल हम करते हैं ये वाला मेथड। ठीक है। जिसमें क्या होता है, नंबर ऑफ आयंस आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ आयंस बिफोर डिसोसिएशन। जैसे कि NaCl का अगर वेंट ऑफ फैक्टर निकालना है तो Na+ और Cl- में टूटा, पहले कितने आयंस? 2, बाद में कितने? पहले 1 बाद में 2, तो I की वैल्यू 2/1 यानी कि 2। सिमिलरली AlCl3 है तो ये किस में टूटेगा? Al3 पॉजिटिव में और 3Cl नेगेटिव में। तो वेंट ऑफ फैक्टर 3 + 1 4, 4/1 यानी कि 4। ठीक है। तो एक बात जो आपको यहाँ पे समझ में आई, वो ये है कि आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, वो 2 काम कर सकता है, या तो डिसोसिएट या तो एसोसिएट। ठीक है। अगर वो डिसोसिएट करेगा तो टूटेगा तो वेंट ऑफ फैक्टर हमेशा ग्रेटर देन 1 है। एसोसिएट करेगा तो जुड़ेगा, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स डालोगे तो दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ के एक डायमर बना लेंगे। 2 डाले थे, 1 बन गया, तो हमेशा वेंट ऑफ फैक्टर आपका क्या आएगा? लेस देन 1 आएगा। ठीक है। क्या आएगा? लेस देन 1 आएगा। और अगर आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो उस केस में ना टूटेगा ना बनेगा, तो वेंट ऑफ फैक्टर हमेशा 1 आएगा। ठीक है। कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है। तो एग्जाम्पल अगर मैं लिख दूं, जैसे कि NaCl हो गया, KCl हो गया, ठीक है, उसके बाद आप कुछ भी डाल सकते हो, K2SO4 हो गया, ठीक है, Al2S, AlCl3 हो गया। ठीक है। ये सब टूटेंगे, जितने भी आयनिक कंपाउंड्स टूटेंगे। एसोसिएट जनरली एसिड करेंगे, तो जितने भी एसिड्स हैं वो आपके एसोसिएट करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। नॉन इलेक्ट्रोलाइट, यूरिया, शुगर, ग्लूकोज, ऑल ऑर्गेनिक सॉलिड्स, जितने भी ऑर्गेनिक आपके सल्यूट होंगे वो सारे के सारे आपके नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे और उनके लिए वेंट ऑफ फैक्टर 1 आएगा। तो उनके लिए फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा, बट इन सभी के लिए फॉर्मूले में एक चेंज आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है। तो इसी के साथ मेन सेक्शन इस चैप्टर का हम लोग रैप अप करते हैं। सब कुछ हमने कवर कर लिया, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए आपको फॉर्मूला चार्ट बना लेना है। हालांकि मैंने आपको सब लिखवा दिया है, जस्ट मेक डाउन द फॉर्मूला चार्ट जिसमें मेन फॉर्मूले आपको डालने हैं किसके? मोल फ्रैक्शन का, ठीक है, मोलैलिटी का, मोलैलिटी का। के बाद आप आ जाना कंसेप्चुअल चीजें तो लास्ट में लिख लेना कि सॉल्युबिलिटी के फैक्टर्स क्या क्या हैं, वो जो मैंने लास्ट में लिखवाए थे। फिर सीधा हम लोग आ जाएंगे और हम लोग फॉर्मूले पे आएंगे। मोलैलिटी मेन फॉर्मूले ये हो गए। फिर सीधा फॉर्मूला आ जाएगा हमारा किसका? दैट इज योर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के 3 फॉर्मूले हैं वो। ठीक है। उसके बाद डेल्टा टीबी का, डेल्टा टीएफ का, ऑस्मोटिक प्रेशर का, वेंट ऑफ फैक्टर का।
एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला मैं आपको लिखवा रही हूँ, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो हो सकता है पूरी तरीके से ना टूटे, तो अगर वो डिसोसिएट कर रहा है तो कितना डिसोसिएट कर रहा है उसका फॉर्मूला होगा I-1/n-1। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल NaCl है आपके पास, और मैंने बोला कि यार ये आपका 50% डिसोसिएट कर रहा है, ठीक है, मैंने बोला ये 50% डिसोसिएट कर रहा है, ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि इसके लिए वेंट ऑफ फैक्टर कितना होगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा क्वेश्चन है, तो मतलब कि I की वैल्यू कितनी होगी 50/100 यानी कि 0.5, ठीक है, तो इट इज 0.5 इज इक्वल टू I-1। NaCl किस में टूटता है, Na प्लस और Cl माइनस में, तो n की वैल्यू 2, 2 में टूटा 2-1, तो 0.5 इज इक्वल टू I-1, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.5। तो कभी कभी जब आपका 100% डिसोसिएशन नहीं होगा तो उस केस में हो सकता है आपसे अल्फा निकालने को पूछ ले या वेंट ऑफ फैक्टर निकालने को पूछ ले, तो ये फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हो, दैट इज दिस इज द केस ऑफ डिसोसिएशन। और अगर एसोसिएशन का केस है, इलेक्ट्रोलाइट एसोसिएट करता है, तो फॉर्मूला हो जाएगा I-1/1/n-1, ठीक है, सिंपल फॉर्मूला रहेगा एसोसिएशन के केस के लिए। सो दिस इज ऑल जो आप लोगों को करना है। आज की ये चैप्टर जो है आपका कंप्लीट हो जाता है, सोल्यूशंस आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है वन शॉट के फॉर्म में। कम से कम ये मान के चलो कि 2 से 3 क्वेश्चन आपको इस वाले जो चैप्टर है उससे देखने को मिलेंगे, तो मतलब मान के चलिए 10 से 15 नंबर का आपका सेक्शन इस वाले चैप्टर से रहेगा। सो वन थिंग दैट यू हैव टू डू, प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है, नोट्स बनाने हैं, और उसके बाद लाइव क्लासेस में हमको मिलना है। एंड यस, अगर आप चाहते हो कि आप पूरे डेडिकेशन के साथ, क्योंकि अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 20 से 30 100% जो है वो CUET 2023 में रहे हैं यहाँ से, जिनके 200 on 200 स्कोर आया है। और ये ना बहुत मुश्किल था इस बार, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन बहुत ज्यादा हुआ था, बट स्टिल केमिस्ट्री में वी हैव इतना स्कोर, एंड इनफैक्ट हर सब्जेक्ट में है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आप भी इनमें से एक बनो, आपका CUET भी अच्छा हो, आपका बोर्ड्स भी अच्छा हो, देन यू हैव एन ऑप्शन टू ज्वाइन द समर्थ बैच, एंड द लेटेस्ट बैच जो आपका अभी रिलीज किया जाएगा वो ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपकी बुक्स भी रहेंगी, हार्ड कॉपी बुक्स मिलने वाली है आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी और आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगी। तो आई थिंक पूरा पैकेज है बोर्ड्स और CUET दोनों के लिए, ठीक है। और बैच में ज्वाइन करने के लिए कोड इस्तेमाल कर सकते हो Y513 फॉर योर मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है। देख लो एक बार ज्वाइन करना कैसे है। तो अगर मैं ज्वाइन करने का तरीका आपको बताऊं, तो ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अड्डा 247 की वेबसाइट पे जाना है, ठीक है, दैट इज आप अड्डा 247 नॉर्मल सर्च कर लो, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट लिंक है आपका ऑल कोर्सेज में जाना, ठीक है। ऑल कोर्सेज में अंडरग्रेड एंट्रेंस में CUET सेक्शन में आपका साइंस आर्ट्स कॉमर्स साइंस में जो भी लेटेस्ट बैच है, फर्स्ट बैच रहेगा, उसको आप क्लिक करोगे, उसमें आपकी लाइव क्लासेस रहेंगी, टेस्ट सीरीज रहेगी और किताबें रहेंगी। जब आपको बाय नाउ करना होगा तो यहाँ पे कोड जो मैंने आपको बोला है वो आप अप्लाई कर सकते हो Y513, और ये बैच आप लोग एनरोल कर सकते हो, ठीक है। देखो चॉइस और पावर दोनों आपके हाथ में है, रिजल्ट लाना हमारे हाथ में है, लेकिन आपको रिजल्ट कितने शिद्दत के साथ चाहिए वो डिसीजन आपका होना चाहिए, लेकिन उसके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है और मेहनत करनी भी बहुत जरूरी है, ठीक है। सो दिस इज द थिंग, इसको आप हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, ये रहेगा आपका प्राइस और कोड फॉर डिस्काउंट। ऑलराइट बच्चों, सेशन पसंद आया तो जरूर लाइक करेंगे, और यार कमेंट सेक्शन में आना चाहिए कितना फायर था, ये वन शॉट फायर था, तो फायर्स इमोजीज के साथ कमेंट सेक्शन प्लीज भर देना, और नेक्स्ट वन शॉट में और नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।